कथाकार व आलोचक रजत रानी मीनू व दलित विमर्शकार बजरंग बिहारी तिवारी के वक्तव्य हुए। इन सभी गोष्ठियों में वक्ताओं के वक्तव्य के पश्चात गोष्ठी में मौजूद सभी लोगों ने कहानियों पर अपने संक्षिप्त विचार रखे। इस प्रकार स्त्री की स्व यात्रा और स्व से सर्वस्व की यात्रा की इन कहानियों की विभिन्न परतों से हम सभी रूबरू होते हैं। आज दिनांक 7 दिसंबर को इस कार्यक्रम का 11वां अध्याय है और इसके साथ ही कहानियों पर परिचर्चा के साथ हम उजास चेतना की इस यात्रा के एक विशेष पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पड़ाव इसलिए क्योंकि साहित्य की यात्रा में कोई मंजिल नहीं होती, यात्रा महत्वपूर्ण होती है। कथा, विचार और संवेदना की ये यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बस इसके स्वरूप बदलते रहेंगे और जैसा अब तक आपका साथ मिला है वैसा ही आगे भी मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम में उर्दू की प्रख्यात कथाकार रशीद जहां की कहानियों, दिल्ली की सैर व फैसला पर परिचर्चा करेंगे। इन कहानियों पर वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार उपासना और शायर व कहानीकार तसनीफ हैदर। विदुष बैटन मंच की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आज की गोष्ठी में सम्मिलित सभी साहित्य प्रेमियों का भी स्वागत करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति से परस्पर संवाद का यह आयोजन समृद्ध होता है। उजास की ओर का थीम वाक्य है, गतिमानता में नव जीवन का अंकुर होता है, और इसमें हम उन कहानियों पर परिचर्चा करते हैं जिसमें कोई न कोई यात्रा, गति, निष्क्रमण स्त्री के लिए व्यक्तित्वांतरण का निमित्त बनती है और वह यथास्थिति की जड़ होती संरचना की चूलों को हिलाने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। उजास की ओर ऐसी ही कहानियों पर परिचर्चा की श्रृंखला है जिनमें स्त्री स्व को सीमित करने वाले घरों से बाहर निकलती है। यह यात्रा, गति, निर्णय उसे खुद की आवाज को सुनकर अपने आप से मिलाने वाला पहला कदम होता है। तदनंतर अपने भीतर एक नए स्व को जानने, पहचानने और फिर स्व से सर्व अर्थात व्यापक मनुष्यता तक की यात्रा अबाध जारी रहती है। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के वक्ता उपासना जी को सम्मानित करने के लिए धर्मेंद्र सिंह रावत जी से निवेदन करती हूँ वे आए और उपासना जी को सम्मानित करें। थोड़ी आवाज ऊंची करना, भविष्य ठीक है, आ जाइए। एक मिनट। अब मैं हमारी आज के वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय देती हूँ। उपासना जी, एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर इनका पहला कहानी संग्रह है जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा युवा लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी कृति के लिए इन्हें विजय मोहन सिंह स्मृति पुरस्कार और वनमाली विशिष्ट युवा कथा सम्मान भी प्राप्त हुआ। दरिया बंदरकोट आपका दूसरा कहानी संग्रह हिंदी युग्म से प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। डेस्क पर लिखे नाम आपका पहला बाल उपन्यास है जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ। टाटा ट्रस्ट के पराग इनिशिएटिव और थिंक आर्ट्स कोलकाता के संयुक्त कार्यक्रम राइटर इन रेजिडेंस के तहत आपने बाल नाटक बैंगन नहीं आए लिखा, जिसे एकलव्य प्रकाशन भोपाल ने प्रकाशित किया। हाल ही में प्रकाशित कृति उड़ने वाला फूल को रूम टू रीड इंडिया यंग ऑथर्स कैटेगरी के लिए रनर अप पुरस्कार मिला है। कुछ वर्षों तक विद्यालय में अध्यापन कार्य करने के बाद वर्तमान में आप स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। उपासना जी, आपका उजास की ओर के कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे वक्ता जो कि जल्दी ही आने वाले हैं, तसनीफ हैदर जी, उनका परिचय देती हूँ। उर्दू के शायर व अदीब तसनीफ हैदर की उच्च शिक्षा जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई। 2015 में आपके द्वारा अदबी दुनिया नाम से बनाए गए ब्लॉग से समय समय पर उर्दू की कहानियां, शायरी और इंटरव्यू प्रकाशित होते रहे। 2016 में अदबी दुनिया नाम से ही आपने उर्दू का पहला ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पर अब तक अनेकों कहानियां, उपन्यास और शायरियां अपलोड किए जा चुके हैं।
आपकी कुछ प्रकाशित किताबें हैं। नए तमाशों का शहर, जो कि शायरियों का संग्रह है। नया नगर नाम से उर्दू का उपन्यास प्रकाशित है। उर्दू कहानियों के 2 संकलन मसरूफ औरत और सूखे सावन रेख्ता पब्लिकेशन से प्रकाशित है। तसनीफ हैदर और नाम से उर्दू की पत्रिका भी निकालते हैं। आप 3 वर्षों तक रेख्ता फाउंडेशन से भी जुड़े रहे। वर्तमान में तसनीफ हैदर राजकमल प्रकाशन समूह में राजकमल उर्दू के संपादक के तौर पर कार्यरत हैं। मैं उजास की ओर की 11वीं कड़ी में इनका भी स्वागत करती हूँ। अब मैं बिना कोई समय गंवाए हमारे आज के वक्ता उपासना जी से निवेदन करती हूँ कि वे कहानी पर अपने विचार दें। इस तरह रशीद जहाँ की 2 कहानियां रश्मि जी ने मुझको भेजी थी। एक फैसला कहानी थी और दूसरी कहानी दिल्ली की सैर। उनकी पृष्ठभूमि पहले थोड़ी सी बता दूं। वो सबको पता होगा रशीद जहाँ के बारे में कि बहुत प्रोमिनेंट अच्छी लेखक थी वो। और उससे भी बड़ी चीज थी कि प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें एकमात्र मुझे लगता है वो महिला लेखिका थी। और उनके जो प्रशंसक थे या उनसे जो प्रभावित होने वाले लेखक थे, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और वो उर्दू में थे, मुझे उनको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ा। तो उनमें 2-3 बातें मुझको पता चली कि फैज पहले रोमांटिक शायरियां लिखते थे, गजलें, लेकिन रशीद जहाँ के प्रभाव में उनका स्वर जो है वो प्रगतिशीलता की ओर भी जाता है। और जो बहुत जागरूक किस्म का एक जो आवाज उनकी शायरी में, उनकी गजलों में मिलती है, उसका बहुत बड़ा असर रशीद जहाँ का भी है। और रशीद जहाँ के हस्बैंड सज्जाद उज महमूद जी तो इन दोनों के प्रभाव से कुर्तुतुल्लाह हैदर ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि मेरी कहानियों के जो नायक होते थे बहुत सुंदर होते थे और नायिकाएं, और मोमबत्ती जैसी उंगलियां होती थी और नींबू के फूल होते थे। लेकिन रशीद जहाँ से मिलने के बाद मेरे पैर जमीन पे आ गए और मेरे जो कथाकार की मेरे जो कहानियों के किरदार थे वो भी जमीन पर आ गए। तो कहा तो ये भी जाता है कि प्रेमचंद की अंतिम कुछ कहानियां भी उनसे प्रभावित थी। अंगारे में जो कहानियां संग्रहित थी उससे काफी प्रभावित थी प्रेमचंद की अंतिम कुछ कहानियां। तो इतना सब पढ़ने के बाद जब आप लेखक का इतना परिचय पढ़ने के बाद और उसको इतना जानने के बाद, ढूंढने के बाद जब आप उसकी कहानियों तक आते हैं तो एक मुकम्मल तस्वीर बन चुकी होती है कि वो लेखक सोचता किस तरह होगा। और जब उनकी कहानी मैंने दिल्ली की सैर पढ़ी तो मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छी इन द सेंस कि वो एक पढ़े लिखे परिवार की लड़की थी और उनके लिए आजादी बहुत बड़ा मसला नहीं था। मतलब उनको ऐसी चीज थी कि उनके लिए आजादी बहुत सामान्य चीज थी, शिक्षा बहुत सामान्य चीज थी। लेकिन जब वो दिल्ली की सैर कहानी लिखती हैं तो मुझे लगता है कि एक ठेठ ग्रामीण महिला या एक छोटे शहर की महिला जिसका एक्सपोजर बहुत कम है। अच्छा, भाषा सिर्फ लिपि का मामला नहीं है, वो मुहावरे भी है और वो लहजा भी है। तो उर्दू के लहजे में जब वो कहानी बढ़ती है दिल्ली की सैर, तो मुझे लगता है कि कहीं से ये थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि जो ये लेखिका है वो इन चीजों से नहीं गुजरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम विरोधाभास की तरह देखें तो उनका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अलग है। तो इन मायनों में वो ना बहुत एक होता है ना कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि लैंगिक विभेद की तरह अगर हमारा जन्म होता है, मतलब स्त्री और पुरुष अलग हैं और उनका जन्म होता है, तो दुनिया भी अलग तरह से हमारे सामने खुलती है। और शायद एक्सपोजर का ही मसला होगा कि महिलाओं का जब एक्सपोजर कम होता है तो उनके लिए थोड़ी सी भी जगह जो मिलती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। और जिनको लगातार वो एक्सपोजर मिलता रह रहा है उनके लिए बाहर निकलना, यात्राएं करना, घूमना और पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए बहुत रोजमर्रा की चीजें हैं। तो इस कहानी को पढ़ते हुए ना लगता है कि लेखक इन चीजों से गुजरा है। इस तरह उन्होंने इस कैरेक्टर को लिखा है, क्योंकि जो मलका बेगम है वो बैठी हुई है स्टेशन पे और शायद पहली दफा वो घर से निकली है। मतलब जो आपका थीम है ना कि महिलाएं जो बाहर निकलती हैं और चीजों को
तो महिला निकलती तो है दिल्ली को सैर को, लेकिन दिल्ली कहीं आती नहीं है, वो स्टेशन पे बैठी हुई है। और वहां स्टेशन पे भी बैठना उतनी देर उसके लिए इतनी बड़ी चीज है कि वो उसके लिए किस्सा हो गया, और औरतें आती है उसके पास वो किस्सा सुनने के लिए। तो इसका पढ़ते हुए लगता है कि एक तो उस महिला को कहीं निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, वो पहली बार निकल रही है, और स्टेशन पे आई है, और स्टेशन पे देखती है कि कूलियों का क्या शोर है, झगड़ा हो रहा है, और लोग उसे छेड़ भी रहे हैं। लेकिन वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वो जो पूरा वातावरण है, उसके लिए बहुत नया है, क्योंकि उसके घर की दहलीज से बाहर वो चीज निकली है। तो ये जो निकलने वाली बात है ना कि एक नई दुनिया उसके लिए खुली है। अच्छा, ये हम लोग जब आप देखते हैं फरीदाबाद से दिल्ली की दूरी तो बहुत कम मालूम पड़ती है, लेकिन जिन वक्त में ये कहानी जिन वक्तों में लिखी गई है उस हिसाब से तो काफी दूर ही रहा होगा, क्योंकि एक तो आवागमन की सुविधा उतनी नहीं है। ट्रेन अगर है, जिस स्टेशन का जिक्र है, तो उसकी गति इतनी नहीं है कि तुरंत आ जाया जाए। हमारे लिए आज बनस्पत आना जाना आसान है। तो इसके बाद जब मैं जाती हूँ फैसला कहानी पे, इन कहानी को पढ़ते इस कहानी के बाद, तो फैसला कहानी एक प्रेमचंद की कहानी है। उस कहानी का नाम मुझको याद नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कई बार उस कहानी का साउंड उसमें आ रहा है। पत्नी से पति, पत्नी से पति की पति बहुत प्रगतिशील है, खुले विचारों का है, और पत्नी धार्मिक है, और पति बार बार उसे उकसाता नहीं है, वो कहानी नहीं है, ये दूसरी कहानी है। और पति उसे बार बार उकसाता है कि तुम्हें प्रगतिशील होना चाहिए, तुम्हें खुले दिल का होना चाहिए, क्या ये तुम सब आडंबरों में पड़ी हुई। और उसके बाद जब वो वाकई प्रगतिशील हो जाती है तो कहता है कि मतलब ऐसा मैंने थोड़ी कहा था, लेकिन जब मतलब इतना प्रगतिशील होने के लिए नहीं कहा था, थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। तो इस कहानी को पढ़ती हूँ मुझे लगा कि शायद ये वैसी ही कहानी जा रही है, लेकिन आधी दूर जाने के बाद लगा कि नहीं, ये कहानी वैसी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सफिया का जो शौहर है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ चरित्र का, हाँ, मिर्जा हसन, हाँ, बोल। अब ये रुकी गई है तो स्वागत ही करना। नमस्ते, इस बार करते हैं। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हम तो आपके वक्तव्य की बात ही करते, पर आप खुद ही रुक गई ना। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, तो हमारे आज के दूसरे वक्ता तस्वीर हैदर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं ब्रिजेंद्र सिंह रावत जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे आज के वक्ता तस्वीर हैदर जी का स्वागत करें। तस्वीर हैदर जी, आपका परिचय तो हम दे ही चुके हैं। आप अपने क्या कहानी आप शुरू कीजिए, नहीं। शुरू कीजिए। आप तो खुद ही रुक गई, आप जारी रखिए। ठीक है। तो लेकिन फैसला कहानी में आधे दूर के बाद ये लगता है कि नहीं, ये कहानी उस तरह की नहीं है। इसकी जो चरित्र है सफिया, वो बहुत स्ट्रांग महिला है, और अपनी सोच में समझ में बहुत साफ है। उसको पता है कि चीजों को कैसे कहना है और उसका स्टैंड कैसा लेना है। शुरू में लगता है कि वो थोड़ी रोमांटिक है, क्योंकि कुछ नॉवेल से कुछ ज्यादा प्रभावित है, उसे लगता है कि चरित्र वैसे ही होते हैं। लेकिन जब उन चीजों पे वो दृढ़ता से अपनी बात रखती है तो लगता है कि नहीं, ये इतना भी रोमांटिक होने का मामला नहीं है। उसे पता है कि सही और गलत के बीच की रेखा कहाँ पे है। वो जब शौहर के साथ जाती है बाहर, और जो दरोगा रहता है और दरोगे से बात होती है उसकी, और हिसाब किताब में गड़बड़ी होता है, तो बाकी जो लोग जाते हैं वहां पे उनके बनिस्पत उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। उसे पूरा हिसाब चाहिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि उसका शौहर रिश्वत नहीं लेता, दूसरी कोई कमाई का जरिया नहीं है, और वो अपनी बहन की शादी के लिए कोई अच्छा तोहफा सोच रही है कि कुछ अच्छा गहना दिया जाए, कुछ तोहफा ऐसा दिया जाए, लेकिन इसके लिए वो पैसे में कटौती करती है। बात यहाँ से शुरू होती है कि उसे कटौती करनी है, उसे बचत करनी है, और बचत होते होते उस जड़ तक पहुंचती है। वहां जब जाती, जो आप कह रही थी ना कि ये निकलने की जो बात है औरतों की, तो दरोगा से बहस होने के बाद जब उसे चीजों को लेना है, शायद मैं कहानी का थीम बता रही हूँ क्या, बात करते हैं। आप जैसा आपको उचित लगे आपको।
हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने रखा कि कटौती करने के क्रम में वो जड़ में पहुंच जाती है। जी केवल थीम नहीं बता रही हैं आप, बहुत ये तो बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट ढंग से पॉइंट है। पॉइंट बता रही हैं, जब वो विश्लेषित कर रही हैं आप, जब उसको एनालाइज कर रही हैं। जब गबन के पात्र को की पत्नी को जालपा को चाहिए होता है गहना, तो वो गबन तक पहुंचता है, और इसको जब गहना देना है महंगा उसके लिए कटौती करनी है तो ये गबन को पकड़ने तक पहुंचती है। यही फर्क होता है जब स्त्री खुद फैसला लेना। जी जी। लेकिन उसके बाद मजेदार बात ये होती है कि वो दरोगा की बात पे यकीन नहीं करती है, उसे खुद पूरा हिसाब चाहिए और एक एक किसान से वो पूरा हिसाब लेने के लिए गांव तक पहुंचती है, उसकी जड़ तक जाती है और उसके बाद फिर उसको कन्फ्रंट करती है कि नहीं ये जो सारे पैसे हैं ये तुमने गलत बयानी की है, ये सॉरी ये तुमने गलत बयानी की है और पैसे तो इतने कम हो ही नहीं सकते हैं। इसके बाद मुझे लगा कि शायद यहाँ तक बात रुक जाएगी, उस चरित्र की सीमा शायद यहाँ तक हो, लेकिन इस चरित्र की सीमा यहाँ तक जाती है कि जब अंग्रेज अधिकारी की जो बीवी है उससे जब बात हो रही है। अच्छा, कई बार ना कहानी को पढ़ते हुए लगता है कि इसका शौहर जो है वो किस कैरेक्टर में सामने आएगा, क्या ये इस बात को समझेगा। शुरू में लगता है कि नहीं, वो कुछ ज्यादा व्यवहारिक किस्म का व्यक्ति है और शायद इसकी बातों को इस तरह नहीं समझ पाएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज वहां पे मुझको ये लगी कि जब वो पहुंचती है वहां पे और कन्फ्रंट करती है, वहां कोई कुछ नहीं बोलता है। वो वापस आती है, उसका शौहर गाड़ी में बैठा है और वो भी निकल के वापस आती है, गाड़ी में बैठती है और उस रात भर शायद कोई बात नहीं होती है मियाँ बीवी के बीच। दूसरे दिन जब बात होती है तो बहुत आराम, मतलब बहुत क्या बोला जाए, बहुत घरेलू तरीके से हस्बैंड कहता तो है क्या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, जो आम घरों में होता है, जो कि मतलब ये इस तरह का तरीका ठीक नहीं था ना, क्योंकि मेरी मुसीबत बढ़ गई, उसे नौकरी भी करनी है, उसे बाहर की चीजों को भी संभालना है। लेकिन उतने के बाद भी वो इस चीज के साथ एग्री है कि जो सफिया ने किया है वो सही है और इसको वो माफी मांगने के लिए, मेरी नौकरी बच जाए इसलिए बीवी को माफी मांग लेनी चाहिए, ये उसका स्टैंड नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि ये इस कहानी की स्त्री चरित्र को जिस तरह उन्होंने खड़ा किया है ना, पुरुष चरित्र को। अच्छा, मजेदार बात मुझको क्या लगी कि एक बार बीच में जब दरोगा से बात हो रही है मियाँ की, और वो ना बहुत शान से कहती है, जो ये इसकी सफिया कहती है कि आप ये तो पहले भी आ चुके हैं ना। उसके कहने का मतलब है कि हस्बैंड तो पहले भी आ चुके हैं, तो तुम्हें पता होगा कि हस्बैंड लेते नहीं है रिश्वत या उनको इस तरह की सुविधा नहीं चाहिए। और दरोगा जो उसके हस्बैंड का, उसको ये बात तीर सी लगती है क्योंकि शायद उसने सुविधाएं ली हैं। यहाँ पे खुला हुआ सा ना आप अनुमान लगाते हैं कि शायद उसने पहले भी ये सुविधाएं ली होंगी और इसलिए उसे ये बात तीर की तरह लगी है। तो ये प्रसंग शायद मैं सही बता रही थी भाई। जी बिल्कुल। उसके बाद जब ये दरोगा का जो प्रतिक्रिया है कि वो समझ जाता है उसके हस्बैंड का चेहरा देखकर कि नहीं, इसे बात बुरी लगी है या फिर इसे बचाना है, मतलब ह्यूमन व्यवहार का जो वाकई में व्यवहारिक जीवन में समाज में जिस तरह के चरित्र हैं और जिस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है कुछ बातों के प्रति, इसको बड़े आराम से और बहुत किफायती शब्दों में, जैसे वो दिल्ली की सैर कहानी भी मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि बहुत किफायती इस्तेमाल हुआ है शब्दों का, और लेकिन पूरी एक बात कह दी है। हम जो जिस दुनिया में रहते हैं ना, मुझे कभी कभी लगता है कि एक दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। वहां हर हफ्ते एक जो फिल्म आती है वो पुरानी हो जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते, और शायद 20-25 साल पहले किसी फिल्म को पुरानी होने में 2 महीने का समय लगता था। तो एक दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हमारे पास रोज नई सूचनाएं हैं, और एक दुनिया एकदम ठहरी हुई है वहीं पे, मतलब उसमें बहुत बहुत कम बदलाव होता है, 2 समय पैरेलल चल रहा है। लेकिन दिल्ली की सैर को जब कहानी को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है वो कहानी अभी ही है, ये दुनिया अभी ठहर गई है वहीं पे कहीं पे। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको शायद दिल्ली स्टेशन से थोड़ा और अंदर जाने को मिलता हो, थोड़ा हो सकता है लाल किले तक चली गई हो, इससे ज्यादा उनकी दुनिया नहीं है। तो ये दोनों कहानियां मुझको बहुत प्रासंगिक भी लगी और मुझे अच्छी लगी। दिल्ली की सैर मुझे ज्यादा खूबसूरत कहानी लगी, जो लगता है मुझे वहाँ बैठिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पार्टनर जी। आपने दोनों ही कहानियों पर अपनी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, और कहानियों से पहले आपने जो रशीद जहाँ हैं उनकी थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में भी हमें बताया, तो बहुत अच्छा लगा हमें।
अब मैं नीला जल क्षेत्र, हाँ आपको थोड़ा सा ठीक है। मैं आपके आज के कार्यक्रम के दूसरे वक्ता तसनीफ हैदर जी से निवेदन करती हूँ कि वे कहानी पर अपना विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि रावत साहबा और इजाज की ओर नामी ये सिलसिला बहुत ही अहम है। मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले तो कि मैं यहाँ बहुत देर से पहुँचा, मेरे जहन में असल में वक्त गड़बड़ा गया था और मैं 5:30 का समय समझ रहा था। खैर, तो बात करते हैं रशीद जहां के ताल्लुक से। बात करने से पहले मुझे लगता है कि ज़रा सा हमको उर्दू कहानी में औरतों का जो एक सफ़र रहा है उसको थोड़ा समझना चाहिए। उर्दू में ये समझिए कि सबसे पहले औरतों ने अपनी कहानियों के जो दस्तखत सब्त कराए हैं, सबसे पहले लिखना शुरू किया। उनकी कहानियां जो छपी हैं 1915 के आसपास औरतों ने अपनी आवाज़ को दर्ज कराना शुरू किया है। और बहुत सी ऐसी कहानियां उस ज़माने में, जैसे उससे पहले जो लोग लिख रहे थे वो ज़्यादातर नॉवेल लिख रहे थे। हाल ही ने एक नॉवेल लिखा था, उसका नाम था मजालिसुन निसा, और उसमें एक तरह से मोरली औरतों को ये बात समझाना कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, किस तरह से उनको अपना किरदार किस तरह से पेश करना चाहिए, ये बताया उन्होंने। और उसमें साथ साथ में तालीम पे भी जोर दिया गया कि औरतों को तालीम देनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा सर सैयद अहमद खां से, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात थी कि औरतों को दीनी तालीम तो दी जाए, मजहबी तालीम तो दी जाए, लेकिन जो तालीम उनको दी जाए वो उनको घर से बाहर नहीं निकालती थी, उनको सवाल पूछने पे आमादा नहीं करती थी। डिप्टी नज़ीर अहमद ने भी जो नावल लिखे हैं शुरुआत में, मिरादुल उरूस है, तौबतुल नसूह है, या इस तरह के दूसरे नावल, उन्होंने एक अयामा नाम से एक नावल भी लिखा था। वो नावल तो बेवाओं की शादी पे था और अच्छा नावल था, और इसको मैं समझता हूँ कि एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी नावल उसको माना जाता है उर्दू में। आज़ादी बेगम के नाम से भी उन्होंने एक नावल लिखा। बाद में हम देखते हैं जिस कहानी की आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, दिल्ली की सैर और साथ साथ में फैसला, तो रशीद जहां से पहले जो औरतें लिख रही थी, सबसे पहले उर्दू में नावल में रशीदुन निसा ने अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने जो नावल लिखे उसमें भी कहीं ना कहीं ये झलक मिलती है कि वो औरतों को कहीं ये बता रही हैं कि आप किस तरह से समाज में रहें और अपने आप को घर में एक तालीम याफ्ता बनाते हुए भी खास किस्म की जो मोरालिटीज हैं उसका ख्याल कैसे रखें। जाहिर सी बात है कि हम ये समझते हैं कि एक पिदरसरी यानी कि एक पैट्रियार्कल मुआशरे में, सोसाइटी में औरत को खास तौर पे डिक्टेट किया जाता था, लेकिन फिर भी उन नॉवेल्स की, उन कहानियों की इतनी वैल्यू तो है कि वहाँ औरतों ने अपनी बात कहना शुरू की, चाहे वो इमिटेशन ही हो एक तरह का, लेकिन वो लिखना शुरू किया उन्होंने। दिल्ली की सैर से बहुत पहले एक कहानी लिखी गई थी जिसका नाम था रेल का सफर। वो लिखी थी अंजुमन आरा ने। 1915 में ये कहानी छपी थी, और इस कहानी में एक औरत का सफर है जो कि उसने रेल में किया है, लेकिन इसमें किसी तरह के चेतना का विकास नहीं है, बल्कि उस औरत की कस्मपुरसी और उसकी बेबसी को दर्शाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि एक औरत जब निकलती थी, मतलब पहली बार वो रेल का सफर कर रही है, और उस रेल के सफर में उसे मर्दों की हवस का निशाना भी कैसे बनना पड़ा। ये 1915 में अंजुमन आरा ने ये कहानी लिखी थी। इसके अलावा उसी जमाने में बहुत सारी औरतों ने लिखा, जाहिर सी बात है। नजर सज्जाद हैदर जो कि कुरतुलैन हैदर की वालिदा थी, उन्होंने भी कहानियां लिखी, और उनकी कहानियों की अपनी इम्पोर्टेंस ये थी कि वो बहुत सियासी तौर पे बहुत सरगर्म रहती थी। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया अपनी कहानियों में। इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी, बहुत बागी आवाज़ थी। जाहिर सी बात है कि सज्जाद हैदर यलदरम को भी माना जाता है, जो कि कुरतुलैन हैदर के वालिद थे, कि बहुत ज़्यादा इनकलाबी किस्म के आदमी थे, और वो इस्लाम में भी बहुत रेवोल्यूशन चाहते थे, और इस्लाम का एक तरह से हिंदुस्तानीकरण करने पे भी बहुत जोर दिया था। और इसी तरह से हम देख लेते हैं, जब आगे और वक्त गुजरता है तो दूसरी औरतें, मिसेज अब्दुल कादर और हिजाब इम्तियाज अली। मिसेज अब्दुल कादर और हिजाब इम्तियाज अली ने हॉरर कहानियां सबसे पहले उर्दू में लिखी, और मिसेज अब्दुल कादर के लिए तो कहा जाता है कि वो अमेरिकन जो एक शायर और अफसाना निगार था एडगर एलन पो, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, और उनकी कई कहानियों के उन्होंने
तर्जुमे तो नहीं किए, लेकिन बहुत मुतासिर होकर वैसी हॉरर कहानियां उन्होंने उर्दू में पहली बार लिखी। और उसमें बलाए नागहां है एक कहानी जो कि बहुत अच्छी और बहुत तवील कहानी है, लंबी कहानी है। इसके अलावा हिजाब इम्तियाज अली ने भी इस तरह की कहानियां लिखी जिसमें इस तरह के गॉथिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा मौजूद थे। अब आते हैं आगे की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि तरक्की पसंदों के ज़माने में दूसरी औरतें जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराए और अच्छा अदब भी लिखा, जिसमें अख्तर उरेनवी की वो हैं बीवी हैं, उनका नाम है शकीला अख्तर, उन्होंने कहानियाँ लिखी। फिर इनको देख लेते हैं हम रज़िया सज्जाद हैदर को। रज़िया सज्जाद हैदर ने एक मिडिल क्लास फैमिलीज की जो कहानियाँ और औरत का जो स्ट्रगल है उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दर्ज कराया। बहुत सारे नाम हैं, बहुत जिक्र किया जा सकता है और इसमें काफ़ी वक्त भी लगेगा, लेकिन इससे पहले कि रशीद जहां पे आया जाए, एक बात और भी कहनी बहुत ज़रूरी है कि मंटो और बेदी और कृष्ण चंद्र और इस तरह के दूसरे जो उर्दू के राइटर्स रहे हैं जिन्होंने औरतों के ताल्लुक से लिखा और औरतों के बारे में लिख के वो ये मशहूर हुए कि इन्होंने औरतों की आवाज़ को उर्दू में दर्ज कराया, इनके यहाँ की हमें प्रॉब्लम समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी अहमियत पर तो बहुत बात हो चुकी है और इसको भी बहुत ज़्यादा सराहा भी जा चुका है कि मंटो ने औरत के हक में बहुत आवाज़ बुलंद की है। लेकिन मंटो ने रशीद जहां के ताल्लुक से एक बात कही, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि रशीद जहां का अदब आज कहाँ है, वो तो कटे हुए गेसुओं के साथ और कम होती हुई पतलून के साथ कहीं गायब हो गया। ये मंटो के जुमले हैं रशीद जहां के ताल्लुक से। तो वो इसमें चुगताई की तारीफ करते हुए बात कह रहे हैं रशीद जहां के बारे में, जबकि मंटो इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि रशीद जहां की जिंदगी का जो वक्त है वो बहुत कम है। जाहिर सी बात है 1905 में पैदाइश हुई है और 22 में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी। वो कहानी उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, जिसका इंग्लिश में कुछ नाम था, टमटम कुछ ऐसा नाम था। उसको उर्दू के एक स्कॉलर थे आले अहमद सुरूर, उन्होंने तर्जुमा किया और उस सलमा के नाम से तर्जुमा किया। जब हम उस पहली कहानी को देखते हैं रशीद जहां के यहाँ, तो सलमा कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें वो बहुत चौंकाती है, क्योंकि उस वक्त जब 1922 में ये कहानी छपी थी तो वो एक ऐसी मुसलमान लड़की की कहानी बयान कर रही है जो कि अपनी मर्जी से शादी नहीं करने के हक को इस्तेमाल कर रही है और उसकी शादी लग चुकी है, उसके वालिद हैं, साथ में वालिदा हैं, वालिदा का बड़ा दबाव है कि तुमको ये शादी करनी चाहिए क्योंकि लड़का जो है वो वेल ऑफ है, इस्टेब्लिश्ड है और वो ये चाहती हैं कि लड़की शादी कर ले। और जाहिर सी बात है कि सब जगह बात फैल गई है, शादी की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इस कहानी ने एक दूसरे पहलू से बहुत अहम बात हमें समझाई उस जमाने के हिसाब से, कि होता यह है कि सलमा की शादी लगी है इकबाल से, और इकबाल और सलमा, क्योंकि ये रिवाज था कि जिस लड़की की शादी अगर किसी लड़के से मंसूब हो जाए तो वो फिर सख्त पर्दा करती थी, वो सामने नहीं आती थी, उस लड़के के सामने तो खास तौर पे नहीं आती थी, लेकिन उसकी सहेलियां आ सकती थी और वो छेड़छाड़ भी करती थी। तो इसकी एक सहेली थी जमीला के नाम से। वो जमीला का जो किरदार है वो इकबाल के साथ इतनी छेड़छाड़ उसकी होती है कि जमीला और इकबाल को आपस में मोहब्बत हो जाती है। अब शादी से कुछ दिन पहले सलमा को ये खत लिखता है इकबाल, और खत लिखकर बताता है कि भाई हमारी शादी होने वाली है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, बस मैं इतनी बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जमीला से मोहब्बत करने लगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई पर्दा रहे। तो इस बात को जब ये सुनती है तो पहले तो इसे जमीला पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जमीला का किरदार इसके बावजूद कि सलमा जिससे मोहब्बत कर रही थी, उसकी शादी होने वाली थी, उसने बड़े ख्वाब सजाए थे, लेकिन वो इस बात को समझती है कि अगर मैंने पर्दा किया और मैं अपने शौहर के सामने ही नहीं आ पाई और मैंने बातें ही नहीं करी उससे, तो जमीला और इकबाल की बातें हुई तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को समझा, तो इसमें जमीला की गलती नहीं है न इकबाल की गलती है। तो उन्होंने औरत को विलन नहीं बनाया, वहां पे अपनी दोस्त को कोई विलन नहीं बनाया और न इकबाल के खिलाफ कोई बात उसमें इस तरह की लिखी गई है, बल्कि समाज में पैदा होने वाली इस प्रॉब्लम को, इस पर्दे की प्रॉब्लम को, इस रिवाज को उन्होंने चैलेंज किया है, उस पर बात की है। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अपने
एक लेडी डॉक्टर होती हैं, उनको वो ये बात कहती हैं कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप मेरी वालिदा तक जाके ये बात पहुंचा दीजिए। वो बात पहुंचती है, कोई साथ नहीं देता है सलमा का, लेकिन आखिरकार उसके जो वालिद हैं, जो कि उससे अलग रहते हैं उसके घर से, वो उसका साथ देते हैं और इस तरह से उसकी शादी बहरहाल इकबाल से टूटती है और जमीला की और इकबाल की शादी होती है। एक कहानी और जो रशीद जहां के बारे में हमें बहुत समझाती है और बहुत हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि रशीद जहां एक बहुत जरूरतमंद लिखने वाली थी, निडर लिखने वाली औरत थी। उन्होंने सौदा नाम से कहानी लिखी, जिसके बारे में मिर्जा हामिद बेग उर्दू के स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि ऐसी कहानी तो उस जमाने में मर्द भी लिखने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। आमतौर पर जब भी हम ये बात करते हैं कि तवाइफों पर लिखा गया, कॉल गर्ल्स पे लिखा गया या इस कल्चर पे लिखा गया, तो मंटो वगैरह को हम जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा नाम लेते हैं, रहमान मुजनिब का नाम लिया जाता है। लेकिन रशीद जहां की ये कहानी जो है सौदा, वो एक ऐसी औरत की कहानी बता रही है जो एक ही वक्त में अपने मर्द के खुद से बेजार हो जाने और कोल्ड एटीट्यूड के बारे में, जिनसी तौर पे, सेक्सुअल तौर पे, कि जो वो बिल्कुल बेजार हो गया है, ठंडा हो गया है, उसके बारे में वो बात कर रही है औरत। और वो बात कर रही है और बता रही है कि वो जानना चाहती है, तजस्सुस है उसके अंदर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और साथ ही साथ वो एक ऐसी कॉल गर्ल की कहानी भी सुना रही है जिसको 3-4 मर्द एक गाड़ी में लेके घूम रहे हैं और एक औरत ने लिफ्ट ली थी। एक औरत ने गाड़ी में किसी वजह से कहीं वो रात को थी, तो उसने एक दूसरी औरत को देख के हिम्मत करके वो उस गाड़ी में बैठ तो गई है, लेकिन उसको पता चल रहा है कि ये तो एक औरत है और 3-4 मर्द इसके साथ जो हैं ये इसको लेके आए हैं, और वो औरत बाकायदा इन तीनों को खुश कर रही है। और उस औरत की जो लैंग्वेज है, उस औरत का जो बर्ताव है, वो रशीद जहां ने इस तरह से लिखा है कि वो चौंकाता है कि उन्होंने उस औरत के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी, बल्कि ये बात बताई है, असल वजह बताई है कि मर्दों की जो जिसे कहना चाहिए कि एक किस्म की कमीनगी है, एक मतलब इस तरह से औरत पे गासिब हो जाने की, औरत को लूटने की, औरत को बस एक ही नजर से देखने की जो उनका नजरिया है, उस पर उन्होंने बात की। वो बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इन दो पहलुओं पे सौदा एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इसी तरह से उन्होंने सड़क के नाम से एक कहानी लिखी जो कि हिंदुस्तान के हवाले से बड़ी अहम है, और एक औरत है जो बाहर की कहानी लिख रही है, घर की कहानी नहीं लिख रही है। वो बता रही है कि सड़क पर जिंदगी कैसी होती है, इस चीज को उन्होंने लिखा। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प कहानी उन्होंने लिखी जिसका नाम है इस्तिखारा। इस्तिखारा जो है वो असल में एक ऐसी चीज होती है कि जब पुराने जमाने से रिवाज चला आ रहा है कि जब कोई काम करना होता है, जैसे कोई शगुन निकालना होता है, कुछ करना होता है, तो पता करते हैं कि आखिर ये काम करने के लिए कुरान से पता किया जाए, कि किताब खोल के उस पर 7वीं लाइन देखी जाती है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक आदमी है जो हर साल अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर रहा है, और जब वो बच्चा पैदा होने वाला होता है तब उस औरत को किसी डॉक्टर से दिखाया जाए, या उसकी प्रेगनेंसी जो इसका ये होने वाला है हमल जो है वो दाई के जरिए लाया जाए दुनिया में बच्चे को, इसके बारे में वो इस्तिखारा करता है हर बार। यानी कि वो औरत की जिंदगी से खेल रहा है। तो इस कहानी को इन्होंने लिखा, और वो इस्तिखारा समझ करने को एक बहुत मजहबी काम समझता है, यानी कि अल्लाह मुझे बताएगा कि मुझे ये औरत को डॉक्टर के हवाले करना है या दाई के हवाले करना है। तो ये होता ही होगा समाज में, जिसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो ये इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, ये इतनी बारीक बातें हैं। इसके अलावा हम रशीद जहां को देखते हैं तो उनके बारे में एक चीज और चौंकाती है कि उस जमाने में जब समझा जाता था, देखिए मैं समझता हूं कि जिन्स यानी कि सेक्स एक ऐसा मौजू है, जब इस पे बहुत बेबाकाना और आजादाना तौर पर लिखने की शुरुआत की गई तो सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि समाज में सबसे बड़े टैबू के तौर पर इसको देखा जा रहा था। और मैं समझता हूं, जो जहां तक मेरी समझ है, एक इरोटिक कहानी अलग चीज है जो कि आपको हो सकता है कि लुत्फ दे किसी तरीके का, लेकिन एक सेक्स के मौजू पर लिखी हुई अहम कहानी, जैसे उर्दू में मैं समझता हूँ कुछ बेहतरीन कहानियां इस मौजू पे लिखी गई हैं। उबाल है कहानी उपेंद्र नाथ अश्क की, और इसके अलावा मंटो ने भी खुशियां नाम से एक कहानी लिखी है।
तो इस तरह की जो कहानियां लिखी गई हैं उनमें रशीद जहां की अगर कहानी की बात करें तो रशीद जहां ने एक ड्रामा लिखा जो कि उस जमाने में कहानी में ही शुमार होता था, पर्दे के पीछे के नाम से, और वो अंगारे में शामिल हुआ। तो अंगारे उस जमाने में जाहिर सी बात है कि अंगारे पे बहुत फतवे भी दिए गए, बहुत ज्यादा उस पर लानतान की गई, मलामतें की गई, लेकिन वो क्यों जरूरी था और उसमें जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि बूढ़े मर्दों की जवान औरतों से शादी करा दी जाती थी। औरत की कोई मर्जी शादी के मामले में थी नहीं, जबकि इनका मानना था और बाकी जो इस तरफ के पसंद थे उनका मानना था कि आप तो इस्लाम की भी एक बुनियादी तालीम यह है कि आप औरत से भी मर्जी पूछें, कम से कम पूछे तो सही उससे, लेकिन ये पूछा भी नहीं जा रहा था, वो हक भी औरत का मार लिया गया था पूरी तरीके से। तो इस पे उन्होंने वो लिखा। हो सकता है, मैं मानता हूं बहुत हद तक कि तकनीकी एतबार से, या कहा जा सकता है कि बहुत हद तक उसमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना हो, उसमें क्रिएटिव लिबर्टीज उस तरह की, जिसे कहना चाहिए कि उसको एब्स्ट्रैक्ट ना बनाया गया हो, या उसको कहा जा सकता है कि इसमें चुगताई की तरह चटखारेदार ना बनाया गया हो। लेकिन रशीद जहां की कहानियों से बाद के जो नाक़िदीन थे या आलोचक थे, उनको एक शिकायत ये रही कि इसमें सहाफियानापन बहुत है, यानी कि इसमें बहुत जर्नलिस्टिक सी ये कहानियां हैं, इनमें खबर है ज्यादा, कहानी कम है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इतने अहम मौज़ूआत पर कहानियां लिखी जाएं, तो और वो भी उस जमाने में लिखी जाएं जिस जमाने में कोई इनको छू नहीं रहा है, इनके बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक चीज कह देना और बहुत जरूरी है, मैं कभी भी जब भी बात करता हूँ उर्दू के हवाले से, उर्दू लिटरेचर के हवाले से, तो उस कल्चर की भी बात करना बहुत जरूरी है जिसने उर्दू में अपनी जड़ें मजबूत करी और ऐसे लोग पैदा किए। जैसे मैं किसी को यहाँ पर ऐसी बात नहीं कह रहा, जैसे मिसेस अब्दुल कादर ने बहुत अच्छी कहानियां लिखी, लेकिन उनका मानना था, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि मैं आवागमन पे, यानी कि दुनिया में बार बार आने के, पुनर्जन्म के नजरिए पे यकीन रखती हूँ, लेकिन मैंने इसको तौरात पढ़ के और इंजील पढ़ के, यानी बाइबल के दोनों टेस्टामेंट्स पढ़ के और साथ साथ में कुरान पढ़ के मैंने इसको, इस पे बिलीव करना शुरू किया है। मैंने कोई हिंदू किताब नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे हिंदुओं से नफरत है। ये बात उन्होंने, मिसेस अब्दुल कादर ने लिखी। मैं इसको मिसेस अब्दुल कादर की बुराई नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि उस जमाने में औरतों पे इतना दबाव होता था कि वो, हाँ, तो उन्होंने ये बात लिखी इस तरह से। लेकिन मैं समझता हूँ, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि बहिश्ती जेवर जिस जमाने में रशीद जहां ये किताब लिख रही थी, वो कहानियां लिख रही थी, उसी जमाने से कुछ अर्सा पहले बहिश्ती जेवर नाम की किताब आई थी, जिसको मुसलमान सोसाइटी अपने सरों पर रखती थी। आज भी उसका बहुत ये होता है कि भाई बहुत बड़ी किताब है और ये है वो, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक किताब है, खासतौर पर औरतों के हवाले से। उसमें इस तरह की बातें भी की गई हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी से कह दे कि ये पहाड़ उठाकर तुम पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर उठाकर दूसरे पहाड़ पर रखो और दूसरे पहाड़ से पत्थर उठाकर इस पहाड़ पर रखो, यानी कि एक बेकार का काम, वो भी औरत मना न करे। और इसी तरह से एक किताब का तर्जुमा हुआ था जिसका नाम था हराम व हलाल फिल इस्लाम, कुछ इस तरह से नाम था, मसाइल हराम व हलाल। वो यूसुफ अल कुछ उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, राइटर थे, उनका अरबी से तर्जुमा हुआ उर्दू में। उसमें तो ऐसी बातें लिखी गई, ये उसी जमाने में तर्जुमे हुए हैं और उसी जमाने की किताबें हैं जिनमें रशीद जहां की कहानियों की बात हो रही है। उसमें लिखा गया कि औरत को मारो लेकिन चेहरे पे मत मारो, उसको उसकी पिटाई बहुत जरूरी है जब आप दीन का कोई मामला आ जाए, जब मजहब का कोई मामला आ जाए। और इसमें मैं प्रॉब्लम बताता हूं कहां पे, ये कैसे अनकॉन्शियसली, ये किस तरह से हमारी कहानियों की जड़ों में भी पहुंचा। जैसे मैं बताता हूं, कृष्णचंद्र की एक कहानी है, ठीक है, वो कहानी, उसका नाम गालिबन शहजादा है। शहजादा में एक औरत कह रही है, वो औरत कह रही है, लेकिन कभी कभी तो मर्दों से पिटने में भी बड़ा मजा आता है। ये बात किसी मर्द कैरेक्टर से नहीं कहलाई है, ये बात कहलाई है कृष्णचंद्र ने एक औरत से। इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी कल्याणी में एक आदमी है जो औरत को बार बार, वो औरत एक वही है, एक तरह से
एक तवायफ है, लेकिन उस तवायफ को ब्रूटली रेप कर रहा है उसका और मार रहा है उस पे, वो बुरी तरीके से उसको जदोकूब कर रहा है, पीट रहा है उसको, लेकिन बाद में उसको 10 रुपए का नोट देता है और वो औरत को दिखा रहे हैं कि खुश हो गई बड़ी। तो ये कहानियां थी। मंटो के हवाले से जब मैं बात करता हूँ, मंटो को मैं समझता हूँ कि अभी डिस्कवर करना बहुत जरूरी है कि मंटो बहुत प्रॉब्लमेटिक राइटर है औरतों के हवाले से। मंटो की कहानी मेरठ की कैंची, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार जो उनके दोस्त थे इसके हवाले से एक कहानी लिखी कि एक औरत उनको, अशोक कुमार ने इनको कोई किस्सा सुनाया कि एक औरत ने उनको घर पे बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब वो नहीं हुए आखिरकार तो उसने चिढ़ के कहा कि अरे आप तो मेरे भाई जैसे हैं। तो ये औरतों पे, और मंटो ने ये तक अपनी कहानी में लिखा कि मेरी नजर तो औरतों के बारे में इतनी तेज है कि मैं एक टांगे में बैठा हुआ था और मैंने एक बुर्कापोश औरत को देख के बता दिया कि ये फलां के साथ है और अभी ये जाएगी, ये धंधा करती है। ये आंटी कहानी है। हाँ, ये किसी कहानी में नहीं, आंटी तो उनकी है, अल्ताफ, उनकी भी है। ये मंटो की कहानी, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इसमें एक इस तरह की बात लिखी गई। तो मंटो को अभी इस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। हतक भी एक प्रॉब्लमेटिक कहानी लगती है मुझे कहीं ना कहीं, जो कि मंटो की बड़ी मशहूर और बहुत इस तरह की कहानी है जिसको बहुत अहम माना गया। लेकिन अब आते हैं रशीद जहां पे। तो ऐसे वक्त में रशीद जहां ने ये कहानियां लिखी हैं, और अब चूंकि हमने इस पूरे मंजरनामे पे एक तमहीदी नजर डाली तो इससे हमको समझ में आएगा उनका रेलेवेंस क्या था रशीद जहां का, कि रशीद जहां इस तरह की कहानियां लिख रही थी। दिल्ली की सैर की बात कर लेते हैं। दिल्ली की सैर तकनीकी एतबार से थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन दिल्ली की सैर में बहरहाल एक औरत की नजर से जो कि निकली है और शहर को और स्टेशन को देख रही है जिस तरह से, वो कितना हमको ये चौंकाता है कि हमारे यहाँ की औरत कितनी सदियां गुजर जाने के बाद भी कितनी मामूली मामूली बातें देखकर घबरा रही। तो वो कहीं ना कहीं अगर कोई पढ़ने वाला, समझने वाला जहन उस किरदार की साइकोलॉजी को समझे, उसको कहीं ना कहीं डिकोड करे, तो उसको महसूस होगा कि ये समाज हमने कैसा बनाया हुआ था जिसमें औरत है ही नहीं। और मैं कभी कभी ये महसूस भी करता हूँ, क्योंकि गजल का इतना ज्यादा असर है और इतना गहरा असर है उर्दू समाज पर, उर्दू समाज की लिखी हुई कहानियों पर, फिक्शन पर, नॉन फिक्शन पर इतना असर है कि उसने औरत को सिरे से गायब कर दिया। गजल में तो औरत है ही नहीं, गजल में औरत से बात है, औरत की तारीफ है, सब कुछ है, लेकिन औरत नहीं है खुद। तो औरत का वजूद धीरे धीरे मिटता चला गया। फैसला की जहां तक बात करें तो मैं फैसला को इस तरह से देखता हूं कि मुझे एक औरत की लिखी हुई कहानी में ये बातें समझ में आ रही हैं कि एक औरत, सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सवाल पूछती हुई तालीम याफ्ता औरत से पूरा समाज डरता है। तो वो औरत हमको रशीद जहां की कहानी में इस्मत से भी पहले नजर आ रही है कि भाई वो तालीम याफ्ता औरत है और वो सवाल पूछ रही है और उसके सवाल बहुत वाजिब है। वही सवाल जब सोज़े वतन में प्रेमचंद पूछते हैं तो हम उनको अपने यहाँ का बेहतरीन लिखारी मानते हैं और हम उनको एक बागी और एक इस तरह का वो दे देते हैं, मतलब टाइटल देते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ वो कहानी औरत लिखती है तो हम कहते हैं बड़ी साफियाना है, इसमें तो कुछ है नहीं खास बात। तो फैसला में इस तरह से भी देखिए, एक चीज जो फैसला में और चौंकाती वो ये है कि जो कम्युनल डिस्टर्बेंस है हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां हैं, उस पर रशीद जहां ने कितना जबरदस्त सवाल उठाया कि भाई ये आखिर मेरे बेटे को अगर मलेरिया हो जाएगा तो मैं मालूम करूंगी, मैं उसके बारे में पढ़ूंगी, मैं देखूंगी, मैं डॉक्टर से पूछूंगी, और जब तक डॉक्टर मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर देगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब यहाँ डॉक्टर कौन है? हुकूमत है। अब यहाँ इलाज किसको ढूंढना है? हमें ढूंढना है, हमें मालूम करना है। तो ये पूछ रही है कि आखिर कहीं तो, उस औरत का सवाल ये है कि ये फितना कभी तो शुरू हुआ होगा, कहीं से तो खड़ा हुआ होगा, आप मालूम तो करें कि ये खत्म क्यों नहीं होने में आ रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं, ये तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गए इस कहानी को लिखे हुए, लेकिन ये बीमारी शुरू कौन कर रहा है? हाँ, मतलब शुरू भी, मतलब जाहिर सी बात है तो रहते ही है समाज में, और ये गई नहीं है ये बीमारी। तो वो ये तमाम चीजें मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि इस कहानी में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस पे वाहवाही करें, इसकी तारीफ करें, बल्कि ये कहानियां हमें सोचने पे बहुत मजबूर करती हैं। रशीद जहां की
खास तौर पे ये 2 कहानियां। और फैसला कहानी में मतलब उस औरत में एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई, उसका आखिरी जुमला। उसने कहा कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, वो कह रही है कि मैं चली जाऊंगी घर, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत सवाल नहीं पूछा है। आप मुझको ये कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मेरी नौकरी पे खतरा आ सकता है, सुंदर बेचारा फंस गया, वो जो दारोगा है वहां पे, उसको वो लोग बहुत परेशान करेंगे, आपको परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है मैं उस मामले में बिल्कुल हक बजानी हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, तो मैं इसकी माफी नहीं मांगने वाली। तो ये स्टैंड उस जमाने की औरत का मैं पढ़कर बहुत आज भी हैरान होता हूँ और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे बाद की कहानियों में गायब होता गया। औरत हमारे यहाँ खासतौर पे उर्दू में मैंने देखा कि औरत उतनी मजबूती से नहीं सामने आ पाई। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, मैं कहीं ना कहीं इसको भी क्राफ्ट के झोल पे भी बात करना चाहता हूँ कि कहानियों को खास तौर पे जैसे उलझाने की कोशिश की गई कि क्राफ्ट एक बहुत बड़ी नई तकनीक लेके आई, कुछ ऐसा लेके आई है कि जो आपसे पहले के लोगों ने, और जो सादा तरीके से लिखी हुई कहानियां हैं जिनमें हम देखते हैं कि मतलब आम जबान में आम मसाइल को बयान करती हुई, लेकिन ये नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे वजह ये है कि हम ऐसी कहानियों को ये कहकर खारिज करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बने बनाए नजरियात पे जर्ब लगाती हैं, चोट लगाती हैं। वो उनको कहीं ना कहीं खारिज ही करना है, तो हम किसी और बुनियाद पे तो नहीं करेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि गलत कह रही है औरत, तो हम कहेंगे कि कहानी कमजोर है। तो ये मुझे नजर आता है पूरा मामला। बहरहाल मेरी आज की ये पूरी बातचीत थी। अब आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे या कोई बात आगे बढ़ेगी तो मैं जरूर उसमें शरीक होऊंगा। शुक्रिया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उर्दू कहानियों में औरतों का सफर किस तरीके का रहा, किस तरह के उनके संघर्ष रहे, ये सारी बातें जो है हमें बहुत विस्तार से बताई। और ये बात भी सच है जो कि रशीद जहां की कहानियों में दिखता है कि सवाल पूछती हुई औरत हमेशा जो है प्रॉब्लम पैदा करती है समाज में। तो आपने इन सब बातों में बहुत खुलकर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नीला जल क्षेत्री से निवेदन करती हूँ कि वो कहानी बात रखें। मुझे आज दोपहर में ही कहानी मिली और बस कहानी पढ़ी है। जी, आप सभी को नमस्कार और शुक्रिया उजास की और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। दोपहर में कहानी मिली और जब रशीद जहां को पढ़ा तो मुझे जो इस बहुत सारी बातें उपासना जी ने और तसनीफ ने तो बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने एक पूरे दौर की कहानियों का टोन, टेक्सचर और कंटेंट सब रख दिया। तो मैं अपनी पूरी बात जो है सिर्फ इस कहानी स्पेशली दो कहानियां मुझे भेजी थी उन पर ही केंद्रित करती हूँ। जिस दौर में कहानी लिखी गई, प्रेमचंद एक मयार सेट कर चुके थे अपना। मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि उतनी ही साफगोई, उतनी ही सादगी, उतनी ही सहजता से बड़ी बात कह देने का हुनर रशीद जहां में भी है। दूसरी जो बात मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी कि उस दौर में जबकि सारे अदबी लेखक जो हैं वो बता रहे थे कि औरतों को हम वो दौर याद करें थोड़ा और पहले का, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो वो दौर है जब बाला बोधिनी और इस तरह की तमाम पत्रिकाएं निकल रही, बता रही हैं कि आपको ये पत्रिकाएं निकल रही हैं, शिक्षित स्त्रियां पढ़ें और ये पढ़ें क्या कि घर कैसे चलाना है, वो सारे काम कि आपको कैसे व्रत उपवास रखने हैं, कैसे इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो पेट्रियार्की का है। रशीद जहां की फैसला कहानी आदमियों को कटघरे में खड़ा करके मोरालिटी सिखाती है। वो मोरालिटी जो इससे पहले सारे पुरुष लेखक स्त्रियों को समझा रहे थे अपनी कहानी में, अपने उपन्यासों में कि व्हाट इज मोरालिटी, क्या है नैतिकता, तुम्हें कैसे फॉलो करना है, तुम कैसे महान देवी बनोगी, और वो सारे मानदंड वो सेट कर रहे थे। अचानक से रशीद जहां की उस कहानी में सफिया का कैरेक्टर एक बहुत स्ट्रांग ही नहीं, बहुत विराट एक मानव के रूप में सामने आता है जो सिर्फ सवाल नहीं पूछती, अपने आसपास के तमाम लोगों को उनके ही अंदर, उनके ही भीतर झांकने के लिए एक तरह से मजबूर करती है। और
अगर ऐसा कोई मजबूत कैरेक्टर आपके आसपास होता है तो आप जहां भी खड़े होते हैं वहां से थोड़ा और ऊपर और बेहतर होने की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज हमें आखिर में वो कहानी जहां एंड होती है वहां समझ में आता है कि जब वो कहती है कि अगर इतना सब है तो अगर तुम मुझसे माफी मांगने के लिए कहते तो लगता है कि वो कह देगी प्रेम में कि मैं मांग लेती और सफिया के किसी के मुंह से रशीद जहां करवाती तो भी मैं नहीं मांगती। ये इतना शानदार था कि और जब आपका कोई हमसफर इस तरह से मतलब जिस तरह से उन्होंने पूरा कैरिकेचर उस कैरेक्टर का किया है, जब कोई हमसफर इतना स्ट्रांग और इतना विराट हो तो आपको भी थोड़ा आपका कद बढ़ा देता है। तो ये कहानी लगभग पेट्रियार्की को न केवल चुनौती देती है बल्कि उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है और बताती है कि तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। हमें तो देवी के मानदंड पे तुम सेट करते जा रहे हो, तुम्हारा देवता कहाँ है, तुम कहाँ हो, एक मानव से ऊपर कहाँ हो तुम। तो मुझे फैसला इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट एक कहानी लगी पढ़ते हुए कि वो बताती है कि मानवता के विराट मूल्य क्या हैं और उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरी ये कहानी एट द सेम टाइम ये ब्रिटिश हुकूमत की कहानी है जहां वो बोलते हैं कि इंडियंस तो बेईमान ही होते हैं, भारतीय तो। और ये सिर्फ मोरालिटी की कहानी नहीं रहकर जैसे आप अपने फायदे के लिए अपने ऊपर गलत इल्जामात भी सह लेते हैं क्योंकि आपको लगता है अरे जॉब चली जाएगी, अरे खाने का संकट आ जाएगा, कैसे करें। यहाँ जो रशीद जहां जिस सफिया का कैरेक्टर मतलब क्राफ्ट करती हैं, वहां वो बोलती है कि जब उसने कहा कि सब भारतीय बेईमान होते हैं, मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया। इस बात पे गुस्सा तुम्हें आना था, वहां खड़े तमाम आदमियों को आना था, जिस बात पर मैं भिड़ गई उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी से। और तुम और वहां पे एक और कैरेक्टर है बलवंत या शायद ऐसा कुछ नाम, क्या नाम है, ब्रिजला। तो वो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और उसको इतना अदना सा अपने 2-3 डायलॉग से वो साबित कर देती है सफिया कि जिन सवालों पे तुम्हें गुस्सा आना चाहिए था उन सवालों से मैं 2-4 हो रही हूँ और मैं खड़े कर रही हूँ। और इस बात पे तो बिल्कुल ये जैसा नॉन निगोशिएबल ये पूरी बातचीत है। तो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर उस दौर में, तो ये एट द सेम टाइम सिर्फ पेट्रियार्की को चुनौती नहीं देती मोरालिटी के पूरे क्वेश्चन पे, जहां वो सिखाते हैं कि औरतों को कैसा होना चाहिए, बताती आदमियों को भी कैसा होना चाहिए और कैसे स्टैंड लेना चाहिए। इस तरह से अगर देखें तो रशीद जहां की फैसला कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। एट द सेम टाइम जो दूसरी कहानी बहुत छोटी सी है, दिल्ली की सैर, मतलब उसे हम लघु कहानी कहेंगे, या मुश्किल 1 पेज भी नहीं है, वो हाफ पेज की कहानी है। और वो ये बता देती है कि मैं नकाब में हूं और मैं ट्रेन में हूं और ये ट्रेन चलने वाली है, जाने वाली है। लेकिन नकाब में भी मुझे ऐसे लग रहा है मेरे आसपास जो जिस तरह के तंज किए जा रहे हैं मेरे बॉडी पे, एक औरत होने पे, वो भारतीय समाज में जो बात कही तस्लीम ने पेट्रियार्की का, वो जो पूरा पितृसत्ता का चेहरा है, जहां जो तुमने एक बात कही कि वो लूट लेना चाहते हैं, मतलब, और वो नकाब में है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन उसको जो सुनाई दे रहा है उसे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि वो अपने शौहर, और उसका शौहर खाना खा के आ गया, उससे बोला तुम्हें अगर भूख लगी, कि औरतों को भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। ये इतनी बेसिक चीजों पे वो सवाल खड़ा कर देती है कहानी धीरे धीरे। हाँ, वो इतनी बेसिक चीजों पे सवाल खड़ा कर देती है कि तुम समझते क्या हो। तुम अपनी तमाम माइथोलॉजिकल कहानियों में हमें देवी और तब पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर करोगे और वैसे ही एक्सपेक्ट करते हो कि हम ऐसे नॉन बायोलॉजिकल चीज है कि ना तो हमें भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना तो हम तुम्हारे सारे पैरामीटर्स जो बड़े हाई हैं जिसपे तुम खुद कभी नहीं सही उतरोगे, खरे नहीं उतरोगे, उस पे हम खरे उतरते रहो, भूख प्यास भी ना लगे। मतलब बहुत बेसिक। और इस पर वो ऐसे 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 ओपन करती हुई चली जाती है कहानी, और वो मुश्किल आधे पेज की कहानी है, बहुत किफायती इस्तेमाल। हाँ, और तो उस तरह से अगर आप देखें तो किस तरह ये पेट्रियार्की औरतों को बरतती है, उनके साथ व्यवहार करती है, और जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो भूख प्यास जैसी बहुत बेसिक बातें हैं उस पर वो किस तरह से सोचते हैं बहुत इम्प्रैक्टिकल होके कि तुम्हें भूख, हमें तो खा आया, तुम्हें भूख लगी हो तो बताओ कुछ ला दूं क्या। तो कहती नहीं, तुम बस मुझे वापस छोड़ दो, मुझे जाना ही नहीं तुम्हारी दिल्ली की सैर। सिर्फ अभी वो स्त्री आई है और वो पूरे मतलब सिर्फ
थोड़ी देर बैठी है स्टेशन पे और उसने पूरी सोसाइटी को ऐसे नेकेट कर दिया कि तुम इतना अनकंफर्टेबल, मतलब तुम्हारी सोसाइटी में एक तो घर से बाहर निकलना अपने आप में चुनौती है, वहां से उस गली को, एक तस्लीमा नसरीन की बहुत सुंदर कविता है कि जब तुम देहरी पार करके गली से गुजर रही होगी, लोग तुम्हें तंज करेंगे, तुम गली से उतर कर चौराहे तक आओगी, लोग तुम्हें चरित्रहीन कह के गाली देंगे, अगर तुम कमजोर औरत हो तो तुम वापस लौटोगी, दरवाजा बंद करके बैठ जाओगी, लेकिन अगर तुम मजबूत हो तो जैसे जा रही हो चली जाओगी। एकदम ये कहानी वैसी लगती है मुझे लगता है कि वो बताती है कि घर से निकलकर वहां तक पहुंचने में तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील कराया है कि अव्वल तो तुम आजादी नहीं देते, और कोई हिम्मत करके बाहर आ जाए तो उसे इतना अनकंफर्टेबल फील कराओगे कि वापस वो घर आकर दरवाजा बंद करके बैठ जाए। ये कहानी उस पूरी सोच को ना चुनौती देती, बताती है कि देखो ये सड़ी हुई सोसाइटी है तुम्हारी। तो इस मामले में मुझे दोनों कहानियां बड़ी कमाल की लगी, और अभी ये फर्स्ट रीडिंग है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में मैंने इस पे अपनी बात रखी है। अगर थोड़ा एक बार और देखूं तो दोपहर में ही मिली मुझे ये कहानी, तो अगर ये थोड़ा एक दो बार और रीडिंग करें तो बहुत सारी और बातें भी खुलेंगी। बाकी उपासना और जसनीत ने काफी डिटेल में बात रखी है, तो बहुत शुक्रिया रश्मि जी बुलाने के लिए। नीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों ही कहानियों पे बहुत अच्छी तरह से बात रखी। योगेंद्र आहूजा जी की पसंदीदा कहानीकार हैं रशीद जहां जी, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपने अंदाज में, अपनी शैली में ही उनकी हमारे को रशीद जहां के बारे में बताएं, उनकी पृष्ठभूमि और उनकी साहित्यिक यात्रा जो है उनके बारे में उनसे हमें रूबरू कराएं। रशीद जहां के बारे में भी उसके बाद हम हर रेखा अवस्थी जी से शुरू करेंगे। हर कोई अपनी दोनों कहानी हैं जो भी अभी जो 3 वक्तव्य दिए गए ना, तो कहानियों पर तो बहुत अच्छे वक्तव्य थे ही, लेकिन रशीद जहां की जिंदगी के बारे में भी बताया बहुत अच्छी तरह से रशीद जी ने, और आपने भी, तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम सुनने को आतुर हैं। अच्छा, तो लगभग मैंने कुछ लिखा था, मैं उसको पढ़ता हूँ, लगभग 10 मिनट के बराबर। उर्दू, जिसकी शादाबी, शगुफ्तगी और शीनी बयानी की हम सभी कायल हैं, में अफसाने की एक मजबूत रवायत रही है। जिस तरह हिंदी की मेन स्ट्रीम कहानी मानवीय, प्रगतिशील, ताकत और सत्ता के विरुद्ध और वंचितों के पक्ष में रही है, उर्दू की कहानी भी यही राह लेती रही है। उसके जो बड़े अफसाना निगार हैं, इस्मत, मंटो, बेदी, कृष्णचंद्र, हिंदी के अपने लेखकों की तरह ही पढ़े जाते रहे हैं। सबकी तरह मुझे भी उनसे प्रेम रहा है, लेकिन बहुत पुरानी फिल्मों के नायकों जैसा खामोश, पोशीदा और सिर्फ दिल ही दिल में। उसके बारे में कुछ कहने या लिखने का मौका कभी नहीं आया। आज रशीद जहां के बहाने मुझे इस बारे में कुछ कहने का मौका देने के लिए मैं इस मंच का शुक्रगुजार हूं। उनके बारे में कुछ कहने के लिए इस कहानी को कुछ पहले से शुरू करना होगा। जिस तरह दुनिया में हर चीज की एक कहानी होती है, उसी तरह कहानियों की भी एक कहानी होती है। दरअसल हर कहानी की अपनी एक अलग कहानी होती है। हर व्यक्ति की तरह हर जुबान और मुल्क में भी ऐसे दौर आते हैं जब लगता है जैसे उसकी सारी शक्तियां एक साथ जाग पड़ी हों। किसी चमत्कार या जादू की तरह अचानक या अपने आप नहीं, उसके पीछे बरसों और दशकों की ऐतिहासिक प्रक्रियाएं होती हैं। तब एक नई भाषा, नए ख्याल, नए कलारूप पैदा होते हैं। बने बनाए सांचों को तोड़कर नए कवि, लेखक, विचारक और विद्वान पैदा होते हैं। हर शख्स दूसरे से सीखता है, एक दूसरे को पछाड़ता है, एक दूसरे को आग और रोशनी देता है। ऐसा एक विस्फोट या उबाल अब से 90 बरस पहले पिछली सदी की चौथी दहाई में हुआ था। आज जब हम उसे उस वक्त के बरक्स देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्यजनक, एक चमत्कार जैसा लगता है।
पिछली सदी का चौथा दशक, जब देश पर अंग्रेज काबिज हैं और पूरे देश के 28% हिस्से में प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजाओं और नवाबों के अधीन। सतह पर सुस्त बहते पानी जैसा आम जीवन है, मगर तली में झांकने पर दुर्गंध और दमन और उत्पीड़न की एक दम घोंटने वाली अनुभूति। एक और औपनिवेशिक गुलामी और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था के शिकंजे में पिसते साधारण जन बेउम्मीद, पस्त और मायूस थे। 30 के दशक की शुरुआत में दिसंबर 29 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसी साल मार्च अप्रैल में गांधी जी ने दांडी मार्च किया और पूरे देश में सिविल नाफरमानी मूवमेंट में 1 लाख गिरफ्तारियां हुई, जिनमें बड़ी तादाद में औरतें थीं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह फांसी पर चढ़ाए गए। इसी महान दशक में शुरुआत हुई अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन हिंद या प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की, जिसका स्वर साम्राज्यवाद विरोधी और वाम उन्मुख था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में जुलाई 1936 में हुई। इसके बाद भारतीय साहित्य वो नहीं रहा जो पहले था, हमेशा के लिए बदल गया। उस वक्त हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में औरतों के लिए किसी भी तरह की बौद्धिक गतिविधि मना थी। परंपरागत रूप से उनकी आवाज को गले में ही घोंट देने के पुख्ता इंतजाम थे। ऐसे वक्त में बदायूं जैसे कस्बे के एक मध्यवर्गीय परिवार से एक औरत आती है, बेबाक, दिलेर और बागी, और अपनी तरह से उर्दू अफसाने की दुनिया को बदल देती है। मैं इसमें चुगताई की बात कर रहा हूं। वे वर्जनाओं से लदे दमनपूर्ण मध्यवर्गीय समाज में औरत की स्थिति की उस समय पड़ताल करती हैं जब पश्चिम में भी नारीवाद एक नया विचार था। 1936 में जब वे बीए में पढ़ रही थीं, लखनऊ में प्रलेस की मीटिंग में हिस्सा लेने गईं। वहां उनकी मुलाकात हुई रशीद जहां से और वहीं उनके जीवन की दिशा तय हो गई। वे उनकी मुरीद हो गईं और उनका असर जीवन पर्यंत रहा। उनकी आजाद लेखन शैली और बेबाक आवाज ने इस्मत चुगताई को वो दृष्टि दी जिससे उन्होंने उर्दू अदब में महिलाओं की जिंदगी और उनकी चाहतों को मुखर बनाया। इस्मत स्वीकार करती थीं कि रशीद जहां न होती तो शायद वे वह लेखक न बन पाती जो बनी। उन्होंने लिखा है, उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया क्योंकि वे बहुत बोल्ड थीं और हर बात बेझिझक बगैर किसी दुविधा के ऊंची आवाज में कहती थीं। बिगाड़ कोट एंड कोट में। मैं उनकी नकल करना चाहती थी कि बस उन्हें देखती रहूं, खा जाऊं उन्हें। और ये भी सुंदर नायक नायिकाएं, मोम जैसी उंगलियां, नींबू और गुलाबी फूल सब गायब हो गए। धरती सरीखी रशीद जहां ने मेरे सारे हाथी दांत के बने देवताओं को चकनाचूर कर दिया। जिंदगी नंगी सच्चाई के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई। तो ये रशीद जहां जो हैं, इनकी शख्सियत मुझे चकित करती है। मैं इनके बारे में अक्सर बात करता हूं अपने मित्रों से। तो 1905 में अलीगढ़ में जन्मी रशीद जहां के पेरेंट्स महिलाओं की शिक्षा के घोर हिमायती थे और एक महिला कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। 1931 में आए कहानी संग्रह अंगारे की एक लेखक, उर्दू अदब में एक नए युग की शुरुआत करने वाली, दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में गायनाकोलॉजिस्ट और लेखक, साथ में प्रलेस की एक आवाज, कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय मेंबर। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में औरतों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, आज इसका पूरा अंदाज लगा पाना असंभव है। ये बोल्ड, प्रखर, तेजस्वी और बागी औरतें सिर्फ अपने वक्त की अभिव्यक्ति नहीं, अपने वक्त से बहुत आगे थीं। आपने जो बात कही, मैंने भी उसको दर्ज किया है कि रशीद जहां के गैर पारंपरिक लिबास और उनके हेयर स्टाइल को लेकर मंत्रों ने कुछ फिक्रे कसे हैं जो उन जैसे अजीम अफसाना निगार को जेब नहीं देते।
वो फिक्रे क्या हैं आप बता चुके हो। अब बात छिड़ी है तो जस्ट टू पुट ऑन रिकॉर्ड मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मंटो ने मीना बाजार में नृत्यांगना और अभिनेत्री सितारा देवी का जो स्केच खींचा है वो भी उन जैसे बड़े लेखक के लिए शोभनीय नहीं है। बहरहाल मुझे रशीद जहां पे वापस लौटूं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पता चले कि रशीद जहां इस उपमहाद्वीप की पहली मुस्लिम लेडी डॉक्टर थी। पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी ने 1886 में मेडिकल डिग्री ली थी। अगर हम गूगल से ढूंढें तो पता चलता है कि पहली मुस्लिम महिला डॉक्टर के रूप में ज़ोहरा बेगम काजी का नाम आता है, जिन्होंने 1935 में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। लेकिन ये बात कुछ उलझन में डालने वाली है क्योंकि रशीद जहां 1931 में उसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। तो इस तरह इस उपमहाद्वीप की पहली मुस्लिम लेडी डॉक्टर वे ठहरती हैं। उनका नाम इस रूप में क्यों दर्ज नहीं है ये मैं नहीं जानता। जो साहित्य के रिसर्चर हैं वे चाहें तो इसकी तफ्तीश कर सकते हैं और अगर ये बात सही है तो इसे दर्ज होना चाहिए। लेकिन आज हम यहां डॉक्टर रशीद जहां को नहीं, लेखक रशीद जहां को याद कर रहे हैं, जो उर्दू में नहीं शायद किसी भी भारतीय जुबान में पहली नारीवादी थी। पर्दे के पीछे जो पर्दे के विरुद्ध पहली कहानी या नाटक है और दिल्ली की सैर जैसी कहानियों की लेखिका, ये दोनों कहानियां अंगारे संग्रह में हैं, जिसका उर्दू की लिटरेरी हिस्ट्री में क्या महत्व है इसे जानकार लोग जानते हैं। इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था। इसके अलावा वे चिंगारी की संपादक थीं, जो उर्दू की पहली मार्क्सवादी पत्रिका थी। यही नहीं, वो इप्टा की स्थापना से भी पहले इस देश में प्रोग्रेसिव थिएटर की संस्थापकों में एक थी। उन्होंने चेखव और प्रेमचंद से लेकर ब्रेख्त और जेम्स जॉयस तक की रचनाओं का नाट्य रूपांतर और उनकी प्रस्तुति और निर्देशन किया, और ये सब 30 के दशक में। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि बार बार दोहराकर भी इसका महत्व पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। तो इस्मत, रशीद जहां और अन्य भी, मैं उन्हें सिर्फ लेखिकाओं या घटनाओं की तरह नहीं, परिघटनाओं की, फिनोमिनन की तरह देखता हूं। हिंदी के लोग रशीद जहां को कम जानते हैं और उन्हें याद करने के मौके और भी कम आते हैं। तो रशीद जहां, इस्मत, रजिया सज्जाद जहीर ये किसी और दुनिया से नहीं आए थे। उसका संबंध उस वक्त के राजनीतिक वातावरण से है। गांधी जी से असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन ये तथ्य मिटाया नहीं जा सकता कि उनके असहयोग आंदोलन में इस मुल्क के इतिहास में महिलाएं शायद सैकड़ों सालों के बाद पहली बार घर से बाहर आई थी, और उर्दू अदब में ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद बागी लेखिकाओं और शायराओं की एक ऐसी भरी पूरी रवायत बनी जिस पर अन्य भाषाओं को रश्क हो सकता है। बुरी औरत की कथा, बुरी औरत के खुतूत, रबे शर्तनामा और वहशत और बारूद में लिपटी हुई शायरी जैसी रचनाओं की लेखिका किश्वर नाहीद, जो पाकिस्तान के दमनपूर्ण समाज में अंतश्चेतना की आवाज बनी, नींद की मुसाफतें और रास्ते मुझे बुलाते हैं जैसी रचनाओं की लेखिका अजरा अब्बास, और सिर्फ यही नहीं, अदा जाफरी, खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी, बानो कुदसिया, फहमीदा रियाज, मुमताज शीरी, जिलानी बानो, परवीन शाकिर, जाहिदा हिना, जाहिरा परवीन, शबनम शकील, शाहिदा हसन, ये सूची बहुत लंबी है। इन सब का स्वर रूढ़ियों, दमन और अन्याय के प्रति कमोबेश वैसा ही अवज्ञाकारी या डिफाइंट है जो मंटो या इस्मत चुगताई का था। तो रशीद जहां इन सब की पायनियर और प्रेरक थी। इसके अलावा वो सिर्फ एक अफसाना निगार नहीं, थिएटर और अन्य राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय थी, और इसके अलावा डॉक्टर थी ही। तो सिर्फ लेखक होने से बढ़कर वे अपने आप में एक पूरी तहरीक थी। वे ज्यादा नहीं लिख सकी, लेकिन अदृश्य रूप से उस समय की कितनी ही रचनाओं में मौजूद हैं। उनका एक परिचय ये है
कि प्रेमचंद की गोदान की मालती, जो पेशे से डॉक्टर, आधुनिक, आत्मविश्वासी, सामाजिक कुरीतियों के प्रति आलोचनात्मक और स्त्री आजादी की समर्थक थीं, दरअसल वो रशीद जहां ही हैं। प्रेमचंद रशीद जहां के बेहद करीबी थे और प्रगतिशील लेखक संघ के शुरुआती स्तंभों में दोनों शामिल थे। उनकी शख्सियत का असर प्रेमचंद के कई स्त्री पात्रों पर दिखता है, लेकिन मालती सबसे प्रत्यक्ष और पहचानी जाने वाली छवि है। ये आलोचकों की और शोधकर्ताओं की लगभग सर्वसम्मत राय है। एक कयास आराई मैं अपनी ओर से करना चाहता हूं, वो ये कि प्रेमचंद की विलक्षण कहानी क्रिकेट मैच की मिस हेलन मुखर्जी, ऐसा गैर मामूली पात्र भी कभी न सिरजा जाता अगर वे रशीद जहां को न जानते। हेलन मुखर्जी ने भी कहानी में डॉक्टरी की पढ़ाई की है। कहानी में वे अंग्रेजों की क्रिकेट टीम के विरुद्ध हिंदुस्तान की टीम तैयार करती हैं। उनके बारे में कुछ अन्य जानकारियां ये हैं कि 1934 में उन्होंने महमूद जफर से विवाह किया, लेकिन उनकी साहित्यिक राजनीतिक गतिविधियां आखिर तक जारी रहीं, जिनके कारण उन्हें अक्सर निगरानी और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1949 में रेलवे हड़ताल में भाग लेने पर कुछ समय जेल में भी रहीं। 1952 में कैंसर से उनका निधन हुआ। बस इतना ही कहना था मुझे। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, मुझे आपने इनको याद करने का मौका दिया, और मैं अनुरोध करता हूं कि आप आगे बढ़ाइए। मैं रेखा जी से निवेदन करती हूँ कि आप कहानी पर अपनी बात रखें, इसके बाद जो इसी क्रम में अपनी बात करते रहेंगे। मैं तो आज यहाँ सुनने के लिए आई थी, खासतौर पे तस्नीफ हैदर को, क्योंकि उर्दू साहित्य में किस तरह रशीद जहां को लिया जा रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है। हम प्रगतिशील लोग तो उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं, बल्कि वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, जैसा कि अभी योगेंद्र आहूजा ने कहा, प्रेरणादायक हैं और पथ प्रदर्शक हैं। रशीद जहाँ पे उपासना का सुन के मुझे लग रहा था कि कुछ ज्यादा बताना चाहिए, पर अब तसनीफ के बाद और योगेंद्र आहूजा ने जितने डिटेल में उनके बारे में बताया है, उसके बाद अब कुछ बताने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये शायद एक बात जो उनको कहा जाता था कि वो साइकिल वाली डॉक्टर कहलाती थी, वो साइकिल पर चलती थी और गली मोहल्लों में, गरीब बस्तियों में जाकर वो अपने मरीजों को देखा करती थी खुद जाकर। वो भी उनके जीवन कर्म का एक जो सामाजिक उनकी समझ थी, डॉक्टर होने के नाते, लेखक और एक रचनाकार होने के नाते वो उसको बहुत ही उससे काम करती थी। जहाँ तक कहानियों का सवाल है, मुझे दिल्ली की सैर कहानी में एक दृष्टि से वो बहुत ही बड़ी कहानी है। अगर आप सिनेमेटोग्राफी की दृष्टि से देखें तो उस कहानी पर एक अच्छी खासी फिल्म बन सकती है। इतने उसके अंदर नीरा जी चली गई, वो फिल्म मेकर थी, कि उस कहानी में इतने ज्यादा एक स्त्री के घर का क्या माहौल है, उसके यहाँ कैसे लोग आते हैं, किस तरह वो किस्सा गोई को लेकर वो कहानी चलती है, और पैट्रियार्की के खिलाफ तो वो है ही। और मुझे लगता है जैसा कि वो मैंने कहानी को जैसा पढ़ा और समझा कि मुझे लगा वो फरीदाबाद से दिल्ली आ गई है, दिल्ली आ गई है, तभी वो दोबारा लौट के जा रही है, वापस जा रही है। दिल्ली स्टेशन की कहानी है, और घर में बंद औरतें किस तरह जब बाहर निकलती हैं तो चाहे बुरके में है, वो किस तरह देख रही हैं सब कुछ, किस तरह महसूस कर रही हैं, उसको लेकर किस तरह उसका उपयोग किया जा सकता है कहानी के अंदर। और जिस तरह का रेलवे स्टेशन का शोर है, जो खोमचे वाले हैं, कुली है, यात्री और उसका झगड़ा है कुलियों को पैसे को लेकर,
इतने छोटे छोटे डिटेल्स उस कहानी के अंदर है कि वो बहुत बड़ी कहानी है, वो बहुत बड़ा चित्र है समाज का। इसलिए वो कहानी छोटी होते हुए भी बहुत बड़ी कहानी है, जिसको कि अगर कोई चाहे तो उस पर अच्छा खासा नाटक तैयार हो सकता है, अच्छी खासी फिल्म बन सकती है। और उस जमाने में सोचिए 1932 में या 31 में अंगारे निकला था, तब ये कहानी लिखी गई थी। तो उस जमाने में औरतों की क्या स्थिति थी, और जैसा कि शायद उपासना ने ही कहा था कि आज भी तमाम औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर के कमरे से कदम या अपने दहलीज से या मोहल्ले से शायद वो अभी ट्रेन में चढ़ी नहीं होंगी, कभी बैठी नहीं होंगी या कहीं गई नहीं होंगी। ऐसी औरतें आज भी हमारे समाज में हैं। तो जब मैं आई थी तो मैंने एक बात कही थी कि मुझे आज के लेखन से और खासतौर पे स्त्री लेखिकाओं से कि हम जिस अवस्था में आज हम हैं उस पर उसी आज से 50 साल 100 साल पहले भी औरतें जिस तरह रह रही थी, हम उनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि हमारे यहाँ विकास का जो पैमाना है वो कुछ 1% 2% महिलाओं को माना जा रहा है या समाज को माना जा रहा है। जो इतना बड़ा पिछड़ा समाज है, आज विकसित भारत बन गया है, पर कितना पिछड़ा समाज आज हमारे पीछे खड़ा है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती रचनाकारों के बीच। कहाँ वो सारी समस्याएं आज भी हैं, पर हम कह रहे हैं कि स्त्री विमर्श, हम तो स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो हमारी नजर कहाँ है, हम अपने साहित्य के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, ये रशीद जहां के जमाने में और उस जमाने के लेखिकाओं को पता था, पर आज शायद नहीं पता। तो इस लिहाज से केवल हम कुछ सामाजिक द्वंद्वों को या व्यक्ति के मन की आंतरिक द्वंद्वों को व्यक्त करते हैं, पर वो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा समाज है, हमारे लेखन से क्या होने जा रहा है, आज हमारी राजनीति कहाँ जा रही है। तो जैसा कि अभी तस्नीफ कह रहे थे कि वो दूसरी कहानी पर जब मैं आऊंगी तो उसकी खैर बात करूंगी। तो दिल्ली की सैर कहानी आज भी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक कहानी है कई अर्थों में, और बहुत बड़ी कहानी है। यदि क्राफ्ट की दृष्टि से आप देखें तो लगता है कि आज इस तरह की भाषा का, क्योंकि आज भी ये भाषा बोली जा रही है, आज भी लोग जो जब अचानक कोई चीज सुनते हैं और बताते हैं, और खासतौर पे अगर हिंदी उर्दू की मिलीजुली अगर जो हमारी संस्कृति है उसमें हम देखें तो इस तरह की भाषा आज जब लोग बोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, पर एक महिलाएं आपस में कैसे बात करती हैं और कैसे आती हैं, इसको लेकर वो कहानी बहुत ही जबरदस्त कहानी है। दूसरी कहानी के बहुत बहुआयामी कहानी है फैसला। एक विधवा स्त्री के जीवन से कहानी शुरू होती है, 4 बच्चों की जो माँ है। शिक्षा, स्त्री शिक्षा को लेकर उसमें कितना बड़ा सवाल उठाया गया, और स्त्री शिक्षित होकर अब आप देखिए हमारे हिंदी में त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र लिखते हैं, सुनीता लिखते हैं। शिक्षित होने के कारण मृणाल को, त्यागपत्र की जो नायिका मृणाल है, उसको कितना कष्ट जीवन भर उठाना पड़ता है। केवल वो शिक्षित है क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो सवाल करना जानती है, वो आजादी चाहती है शिक्षा लेने की। उसको कहाँ जगह मिलती है, अंत में जाके वो बस्तियों में जाके लोगों के साथ रहती है, और वही आजाद है। जो हमारा ये मध्य वर्गीय समाज है और तथाकथित अभिजात्य समाज है, वो उसकी इजाजत नहीं देता। यहाँ पर एक शिक्षित स्त्री, देखिए कि सुधार वो कहाँ, हमारे यहाँ कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की शुरुआत, जो उर्दू में भी हुआ, हमारे यहाँ भी ये हुआ कि औरतों को वहाँ पढ़ाना चाहिए, पर केवल घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए या धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए। अभी भी मैं एक दिन शमशुल इस्लाम का एक सुन रही थी, जो सांप्रदायिकता और इसको बढ़ाने वाला या मनुस्मृति के, कि आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से किस तरह की किताबें स्त्रियों के बारे में छप रही हैं।
कि कैसी गृहस्थी चलानी चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए, आदर्श पत्नी क्या होती है आज भी। और 80-80 हजार प्रतियां बिक रही हैं उनकी, स्टेशनों पे वही साहित्य बेचा जा रहा है। सफिया जैसी होती है आदर्श पत्नी। आज भी वो गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसको गांधी शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। 2000 अभी पिछले ही साल तो दिया गया, शायद पिछले साल दिया। तो जिस समाज में, और उस समय 1930-32 में ये कहानी है, कब कहानी लिखी गई है मुझे समय नहीं पता फैसले का। तो इसमें स्त्री शिक्षा को लेकर और स्त्री शिक्षा का क्या प्रभाव, कि अपने पति से सबसे पहले चिट्ठी खोल के पढ़ लेने के लिए बारे में अपना जो है वो अपनी जो है वो कहती कि ठीक है मैं दे दूंगी, इजाजत है, पर कम से कम एक बार मुझे पूछ लो। तो वो अपना स्पेस ढूंढ रही है एक स्त्री घर में अपने पति के साथ। और दूसरे सवाल जब वो उठाती है बुर्ज को खेलने को लेकर, जिसको जुए के साथ, जुए के अड्डों पे पुलिस छापा मारती है, खुद क्लब में जाके जो पुलिस है या पुलिस जो अधिकारी है वो क्लब में क्या वही जाके खेलते हैं और पैसा कमाते हैं। और बेईमानी, वो सारा जो तर्क वितर्क है कहानी के अंदर, वो एक अलग आयाम है कहानी का। तीसरा आयाम आता है नौकरशाही के भ्रष्टाचार का, कि नौकरशाही किस तरह भ्रष्ट है, कि वो अपने अधीनस्थों से कैसे वो जो पूरा ये पुलिस का सारा जो अन्याय और अमानवीयता का जो और पैसा लूटने का जो है, उसमें सारे लोग जो कहा जाता है ना नीचे से लेके ऊपर तक शामिल है। सोचिए उस जमाने में वो कहानी लिखी गई है, उसमें भी यही बात है कि एक दरोगा क्यों नहीं गांव के लोगों का शोषण करेगा, जब उसे अपने अधिकारियों को खुश रखना है, उनके लिए अय्याशी का, आराम का, खाने पीने की पार्टियों का करना है। तो कितने छोटी घटनाओं के माध्यम से कितने बड़े बड़े सवाल उस कहानी में उठाए गए, जो कहानी सोचने के लिए मजबूर करती है। और इसके साथ साथ देशभक्ति, देश प्रेम, अपने एक औपनिवेशिक शासकों के माध्यम से जो हमारी गुलामी की मानसिकता है, जो आज भी चल रही है, कि जो शासक दल आता है उसकी गुलामी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, उसी के अनुरूप काम कर, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे जजेस हो, चाहे जो हो। आज सब बिके हुए हैं, पहले किसी के बिके हुए थे, अब किसी के बिके हुए। तो अपना जमीर न होने से एक स्त्री जो है वो कैसे अपने पति का भी जमीर जगाती है। जब उसका पति कहता है कि हाँ अगर हसन को नौकरी करनी होगी तो वो माफी मांग लेगा, एक वाक्य वो बोलता है ना कि ऐसा होगा तो अगर नौकरी करनी होगी तो माफी मांग, और तो निर्दोष को भी फांसी हाँ चढ़ा दूंगा, हाँ फांसी चढ़ा दूंगा, कहा निर्देश को भी फांसी चढ़ा दूंगा। तो उन परिस्थितियों में आज कोई फर्क नहीं आया। ये कहानी जब आप फैसला पढ़ते हैं तो बार बार अपना आज का समाज हमारे के सामने घूम जाता है। लोगों को बिना बात 5-5 साल से 10-10 साल से बंद किया हुआ, या पहले का पता चलता है कोई 19 साल में छोड़ा गया, कोई 24 साल में छोड़ा गया, सारी जो वो था युवा अवस्था में पकड़ा गया था, बूढ़ा होके जेल से निकल रहा निर्दोष होकर। तो एक वो, और नेटिव की बात तो सबने कही, जब वो कहते हैं नेटिव, जब उसने कहा सब नेटिव ऐसे ही होते हैं। एक तो वो दरोगा बेचारा सबका, सुंदर सिंह सबकी अवगत करता है, उसके लिए गांव के लोगों से पैसा और सामान उगाता है मुफ्त में, सबको करता है। और खर्चे के नाम पर ये लड़की जो है सफिया जो है वो कैसे कहती नहीं मुझे एक हिसाब, और कहती नहीं तुम झूठ गलत हिसाब दे रहे हो, तुम कम करके बता रहे हो, इतना कम हो ही नहीं सकता इतने दिनों में। और उसका जो जिक्र करती तो उससे ये भी संकेत की सुंदर सिंह की तो नौकरी जानी है, उसको तो बर्खास्त होना ही होना है, जो बिना कहे ये पता चल जाता है वो तो बर्खास्त हो गई होगा।
तो और इस तरह की जो कहानी में इस तरह का जो देश प्रेम जिस तरह है, ब्रिटिशर्स के प्रति जो हमारे समाज में बढ़ती, चाहे वो गांधी जी के आंदोलन का, स्वाधीनता आंदोलन का असर है, वो कहानी में परोक्ष रूप से पता चलता है। ईमानदारी, ईमान, आपका जमीर, आपकी सत्यनिष्ठा किस तरफ है, किसके पक्ष में, तो वो कितने आयामों को ये कहानी समेटती है। उन आयामों के साथ वो किस तरह आगे बढ़ती है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा पक्ष है कि कैसे एक स्त्री पुरुष में जब सामंजस्य होता है, वैचारिक तालमेल होता है, वो इस कहानी की जबरदस्त ताकत है। यहाँ पेट्रियार्की के तमाम सवालों को उठाते हुए भी रशीद जहाँ ये भी दिखा रही है कि पुरुष भी बदल सकता है। वो जो समाज में हमारे यहाँ जिस तरह पेट्रियार्की को हवा देके पुरुषों की मानसिकता बनाई जा रही है, वो मानसिकता बदली जा सकती है। दोनों मिलके ही बदल सकते हैं। किस रास्ते पे कौन चलना चाहता है, इसका चुनाव आपको खुद करना पड़ेगा, आपके विवेक से। ये नहीं कि अरे भाई हमारे तो संस्कार ही ऐसे हैं, हमने तो यही देखा है। अब कभी किन्हीं औरतों से बात करो कि भाई चंद्रमा पर हिंदुस्तान का झंडा भी लग गया, जाके भारत का झंडा भी लग गया, फिर भी हम करवा चौथ मना रहे हैं, चलनी से चांद को देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कहो भाई, अरे भाई ठीक है, सब कुछ हो गया, हम तो अपने हस्बैंड के प्रेम के लिए करते हैं। इस प्रेम के लिए व्रत करना ही जरूरी है क्या भाई? या इस तरह का रिचुअल पाखंड मानना ही जरूरी है कि कहाँ से तक संगति कहाँ से आएगी, विवेक कहाँ से आएगा, कहाँ से हम न्याय बुद्धि लाएंगे अगर हम परंपरा का इसी तरह जो है वो करते चले जाएंगे। तो कि कैसे जब दोनों एक दूसरे के उसमें मिल के रो रहे हैं और जो एकता वहाँ स्थापित होती है, वो एक्चुअली रुदन नहीं है, वो एक दूसरे ये समाज से संघर्ष करने की जो हमारी ताकत है या जो हमारा मनोभाव होना चाहिए, उस मनोभाव पे आके कहानी खत्म होती है मेरे लिहाज से। और एक बहुत ही फैसला कुन कहानी है कि हम फैसला करें कि हम आगे किस तरह का लेखन हमको प्रेरणा देता है और हमको कौन सी दिशा में आज जाना है। यशवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहिए? नहीं, मैंने कहानी पढ़ी तो नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। रितु, लेकिन आप लोगों को सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। तो धन्यवाद, इतना भी बहुत अच्छा। आज का युवा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं युवा लोग। कोई बात नहीं, जैसे कर लीजिए। सब करप्ट है। मुझे ये लगता है करप्ट आदमी को ही क्यों दोष देते? पैसा लेके वो घर में बीवी के लिए आते हैं, तो बीवी को नहीं पता लगता है कि ये करप्ट है, ये काम मत करो। तो वो तो बीवी की वजह से ही मैं बोलती हूँ ये करप्ट है आदमी। इसमें वैसे मैं लेडीज का ही साइड लेती हूँ, बस इस पॉइंट में करप्शन में जस्ट माय व्यूज आर कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं, तो बीवी को ये सब कुछ उसको तो पता लगता है ना घर में पैसा आ रहा है। उसको ऐसा बनाया किसने? जैसे मैं तस्नीफ की एक बात को अभी उल्लेख भूल गई कि जो राजेंद्र सिंह बेदी या जो कृष्ण चंद्र दिखाते हैं कि हमको कैसे मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया कि हम वही सब बोलते रहते हैं, वही सब करते रहते हैं। तो ऐसे चरित्र भी तो आने चाहिए ना कहानी में। कि इतना होने के बावजूद भी हमारी जो कंडीशनिंग है दिमाग की, वो क्या की गई है? ये कंडीशनिंग ही है ना कि इतना सब कुछ करते हुए भी हम विज्ञान के इतनी प्रगति के बावजूद भी हम वही सब रिचुअल्स करते रहते हैं। हम कभी अपने से सोचते नहीं है कि हाँ भाई इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। उस टाइम में तो बीवियों को पता ही नहीं रहता होगा पैसा कहाँ से आ रहा है। आजकल तो पता लगता है तब। तो आजकल सबको रितु जी, आप भी अपनी बात रखेंगे। कंज्यूमरिज्म का इसमें फिर नया सवाल खड़ा हो जाएगा। कंज्यूमरिज्म का जो उपभोक्तावादी समाज हम बना रहे हैं, उसमें कितना आपके आगे न्याय बुद्धि बची है?
सबको हवस है, पैसा पैसा, सुविधा सुविधा। जी अब आप अपनी बात बोलें, क्योंकि मुझे सही में कपड़े याद आ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा गुनगुना क्लब में चलूं। इसमें 2 स्व यात्राएं एक साथ चल रही हैं एक समय में, मतलब एक साथ चल रही है। 2 स्व यात्राएं एक साथ चल रही हैं। ये मतलब 2 डाइवर्स, एक ही समय में 2 डाइवर्स सिचुएशंस चल रही हैं, दोनों अलग अलग कहानियों में। तो फैसला कहानी में वो एक साफिया प्रबल चेतना वाली स्त्री है, उसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। तो हाउसवाइफ होते हुए भी उसके उस व्यक्तित्व में कहीं पे कोई वो सरेंडर, आत्मसमर्पण वाली भावना नहीं आई। तो उसे जैसे ही मौका मिलता है कि भाई वो मतलब वो खर्चों को देखने लगे, जिस बहन के लिए, बहन की शादी के लिए पैसे बचाने के चलते, तो उसमें भी वो वहां तक अपने आप को लिमिट नहीं करती कि भाई वो पति को बोले, मतलब वो अपने जागरूकता को जारी रखती है। और उसी दौरान उसे अपने पति का और अफसरशाही उस सब के उससे भी उसको पता चलता है। तो उससे भी उसको पता चलता है, और यहाँ पे वो रुकती नहीं है। मतलब वो उसको मतलब स्त्री होने की उस स्त्री होना उसको वो बाधा नहीं बनाता। बोलने लायक नहीं है, लेकिन एक सवाल जो ये है कि वास्तव में पुराने जैसा लेखन अभी क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है समय समय की एक मांग होती है। आज कल को आज से 50 साल बाद ये कहा जाए कि आहूजा जी ने जो उदय प्रकाश जी जो लिखा है वो नहीं लिख रहे हैं इस समय। तो ये दौर दौर की बात है, तो हम लोग को इतना नाउम्मीद नहीं होना है। हो सकता है इससे अच्छा भी लिखा जाए। ये इतना सब कुछ हो चुका है, सबने बता दिया। आप कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कुछ और कुछ बोला जाए, क्योंकि उसको रिपीट कर देने से कोई मतलब नहीं है। दोनों कहानी अच्छी कहानी अच्छी होनी, बहुत हो चुका। ठीक है। उपासना जी, आप कुछ और दोबारा टिप्पणी तो नहीं करना चाहती हूँ पूरा सुनने के बाद? आप अच्छा ठीक है, उन्होंने कैसे टिप्पणी कर, हाँ बस वही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहानी एक ही पढ़ी और हमें दूसरी हमने लिंक भी नहीं खोला, और इसी को हाँ जी, तो इसी कहानी को, और इस कहानी पर बोला बहुत जा चुका है। सभी ने बहुत अच्छे से बात रखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी तब की कहानी है जब स्त्री ने बाहर निकलने की सोची भी नहीं थी, और इसकी जो नायिका है वो सोचती है कि बहन मुझे भी ले चलो बाहर। तो ये वो यात्रा है कि एक लालसा जगी है कि हम इन दीवारों से बाहर निकल के देखें ये दुनिया है कैसी। तो ये बात है, और साथ में उसमें एक शब्द आता है कि सामान के ऊपर चढ़ी बैठी है। तो मतलब एक यहाँ आके ठिठक जाते हैं, पाठक ठिठक जाता है, और जो बताया जाता है कि स्त्री को रखवाली करने के लिए ही जैसे नियुक्त किया गया है। तो एक तो पर्दे में है, और वो सामान के ऊपर इतनी मुस्तैदी से वो कहती है कि हम चढ़े बैठे हैं सामान को। तो सामान की बड़ी चिंता है उसे, वो अपना सैर भूल गई है कि वो बाहर निकली थी, और बाहर निकली है किस लिए निकली है वो बातें याद नहीं है। और पर्दे के अंदर पहले आंखें झुका के लोग रखते थे, तो ये देख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जागरूक स्त्री है, और इन्होंने जो लेखिका ने इस स्त्री को रचा है, तो उस दौर में जब हम पीछे जाते हैं, उस कालखंड में जाते हैं जहां स्त्रियां पर्दे के अंदर भी नजरों को झुका के रखती थी, वहां ये स्त्री ऐसी है कि इसने अपनी पसंद रखी, इसने अपनी लालसा को, अपनी इच्छा को जाहिर किया कि मुझे ले चलो, दिल्ली जाना है, घूमने जाना है। और तो ये कहानी मुझे लगता है कि ये स्वयात्रा की कहानी है, और स्त्री बाहर निकली है, देख रही है, समझ रही है, और बार बार वो मर्दुए और मुब्बे आते हैं, है ना, बार बार ये शब्द आते हैं। तो वहां पर तो पितृसत्तात्मकता तो उस कहानी की जड़ में बैठी हुई है,
और पुरुष कैसे उसको लेके आता है, एक सामान की तरीके से ही लेकर आता है, जो कि स्त्री को वस्तु ही समझा गया हमेशा से ही, तो वस्तु की तरह ही लेकर आता है और वस्तुओं की रखवाली के लिए ही उसको नियुक्त कर दिया जाता और वो गायब हो जाता है। तो ये फितरत भी बताई गई है पुरुष की कि वो न जिम्मेदारी निभाना चाहता है और वो बचना चाहता है, तो वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद में जो कि लास्ट में वो कहता है कि तुम खाओगी, तो मतलब खुद खा के आता है, फिर पूछते हैं अगर खाओ तो फिर हम कुछ इंतजाम कर दे। तो काफी प्रश्न है कहानी के अंदर, बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा करती है और ये बड़ी कहानी है निश्चित तौर पर। उसका देखने में भले ही वो छोटे साइज की कहानी है, लेकिन पूरी तरीके से वो अपने प्रश्न खड़े करती है और चौंकाती है पाठक को। इतना सही। सब हो गया, धन्यवाद मैं कहानी पे थोड़ी सी टिप्पणी करते हुए थोड़ा धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। कहानी इतनी बड़ी है और हमारी इतनी प्रिय लेखिका की लगता है कि धन्यवाद में कम समय लेके हम इस पे, वैसे इस पे ज्यादातर बात हो चुकी है, और मैं जब इसमें टिप्पणी करने लगी कि कितने पॉइंट हैं, तो मैं समझी थी फैसला कहानी, दिल्ली के सर पे काफी अच्छे से बात हो गई है, तो मैं फैसला कहानी पे थोड़ी सी बात करूंगी कि 1 2 3 4 करते चली गई तो इतने सारे पॉइंट थे कि इतनी हैरानी हुई कि ऊपर से इतनी सपाट दिखने वाली कहानी में इतने सारी तहें वो कर ली हैं, समेट ली हैं। बल्कि हम लोग उर्दू कहानी पिछले 6 महीने से तलाश में, कितनी उर्दू कहानियां मैंने इस चक्कर में नहीं पढ़ी, बट रिजेक्ट हो जाती थी और रिजेक्शन ज्यादातर योगेंद्र आहूजा की तरफ से हुए। और जब मैंने ये कहानी भेजी हमारे समूह को, तो नवीन नथानी और योगेंद्र आहूजा के मुंह से जैसी वाह निकली, तब मैं इतनी परतों में नहीं पहुंच पाई थी इसके। ये तो था कि यात्रा मैंने इसमें देखी। ये कहानी की जब मैं पढ़ने लगी तो इसकी ब्यूटी मेरे लिए खुली है कल मेरी भतीजी आश्विका से बात करते हुए। तहें तक तो मैं पहुंच गई थी, पर जो एक होता है कि आपके ब्लड में उसको महसूस करना, तो वो ये जिक्र कर रही थी कि आप कह लेते हो कि आप फेमिनिस्ट हो। मैं ये तो कहती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी पे यकीन करती हूँ, बट फेमिनिस्ट होने के लिए जितना उसको सारे आपके अभ्यास में होना चाहिए, जबकि उसके तो मेरे को अधिकतर पूरा ही सारी चीज अभ्यास में दिखती हैं, बट उसको लगता है कि जब सामने वाला अनकम्फर्ट हो तब भी हम अपनी वो बात कहेंगे या नहीं। इसके लिए आपने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था? प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि, और हम बहुत लंबी बहस किया इससे, कि अगर आपको रहना इसी व्यवस्था में है तो हम शुरुआत में ही जब आवाज उठाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो फिर हम पहुंच नहीं पाते हैं कहीं। लेकिन साफिया वही कह रही है जो अश्विका भी कह रही है, और इस दौर में भी मुझे उसकी बात समझने में देर हो रही, दिक्कत है। उसको कुछ नहीं छुपाना, जैसा रेखा अवस्थी जी ने कहा। स्टिल वो ये कह रही है कि अगर उसने स्कूल में एक एजुकेशन पढ़ी थी कि ये कमीनेपन की हरकत होती है किसी की बिना चिट्ठी देखे पढ़ना, और इसका और दूसरा मिला रही है उसके पास अपना एक्सपोजर कम है। उसके पास अगर हम अपना देखें तो शिक्षा के अलावा जो उसकी पूरी ताकत है कि अनशेकन जो उसका नैतिकता का जो मॉरलिटी का कंपास है, बस वही साफिया का पूरा व्यक्तित्व वही है। वो उसमें उसमें उसका पत्नी होना, उसको घर मिलना, उसको जिंदगी में कोई सुविधा मिलना, सब चीज स्टेक पे रख सकती है। तो पति ने कहा था स्त्री का व्यक्तित्व हो सकता है, जब उसके लिए पर्दा प्रथा के लिए उसको मुक्ति दिलवाई थी, और उन्होंने कहा था ये कमीनेपन की हरकत होती है। तो मेरा व्यक्तित्व है और ये गलत हरकत है तो मुझे बता के करो, दिक्कत मुझे कुछ नहीं है। ऐसे 1 2 3 करते करते जब ये बात आती है कि क्या तुम उसके कहने से उसको फांसी भी दे दोगे सरकार के, ये क्या बात हुई, तो वो तो बहस कर रहा है जो उसका दोस्त है। यहाँ दिखाते हैं कि मिर्जा हसन चुपचाप बाहर निकल लेता है और उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, उनके एक वाक्य से उनके कलेजे में तीर लगा। ऐसे वाक्य हैं कि जब इसमें पिक्चर इमेजेस बनती है, बहुत ही एकदम बिंबात्मक भाषा है, पूरी रील हमारे दिमाग में चल पड़ती है।
तो हम ये देखते हैं कि ये पुरुष मिर्जा हसन जो है, जो इमेज बनती है रील की तरह, ऐसे पुरुष हमें आज भी बहुत कम मिलते हैं। जब हम सवाल उठाते हैं तो किसको तीर लगता है उससे समझ में आता है कि वो कितनी ही फेमिनिस्ट बातें कर रहे हैं, वो मर्दवादी है। इसको तीर लगते हैं तो इसके रंध्र खुलते हैं। ये घायल करने वाले तीर नहीं है, ये रंध्र खोल के ऑक्सीजन जाने वाले तीर हैं, जो दोनों का गुर्दे को बड़ा करेगा। जैसा कि रेखा अवस्थी ने कहा कि दोनों में बहुत ही अच्छा तालमेल हो जाता है। तो ये सारे तीर शुरुआत से लेके जब उसने ये कहा कि मैं उसकी संजीदगी पे हैरान रह गया, अपनी संजीदगी से मुझे लेटर पढ़ने के लिए मना किया कि पूछ के पढ़ लिया करें। फिर ये तो महज एक हिंदुस्तानी आदत थी जिसमें उसकी कजन दो पति की ही चिट्ठी पे इतनी मजाक उड़ गई थी कि आगे से नहीं लिखेगी वो कभी कोई चिट्ठी। तो इतनी छोटी सी बात से स्त्री की अभिव्यक्ति। एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। यही उर्दू पढ़ाओ तो यही आशिकाना चिट्ठी लिखेंगे। हाँ, तो एक बार देखें कि एक एक वाक्य भावनाओं में नहीं बहना है। हाँ, एक एक वाक्य ऐसा है कि आपको वो बेड़ियां दिखा देता है जहाँ समाज ने पूरा सब कुछ बंद किया हुआ है। कितना उन्मुक्त करती है, आपको उन्मुक्त करती है शिक्षा। एक एक चीज में वो एक एक बेड़ी खोलती जाती है और सारी चीजें वही हैं जो अश्विका के साथ थी कि मुझे प्रैक्टिस में लाना है। उसके लिए कथनी और करने का जो फर्क है वो कहीं से भी मैटर ही नहीं करता। उसके लिए जो व्यवहारिकता के तकाजे में हम सारी नैतिकता रख देते हैं। ये सचमुच एक ठंडी फुहार जैसी कहानी थी, क्योंकि आज की डेट में ये मूल्य परकता, ये मूल्यवत्ता दिख नहीं रही है। और एक इस हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जहाँ पे वो ये कहती है कि ये यात्रा क्यों थी हमारे लिए। एक तो उसको गाँव को बहुत नजदीक से जानना था, नहीं तो हमें पैरों वाली यात्रा ही इस कहानी में ले सकते थे। तो कहानी मुझे कई बार पढ़ने पड़ी कि अगर यात्रा नहीं है तो छोड़नी पड़ेगी, कितनी पसंद है यात्रा। लेकिन कहाँ है कि जो पति के साथ गांव के दौरे पे गई है और उसको बैठे बैठे दिखा दिया है कि सारा काम तुम्हारा हो गया है 30-40 रुपए में, तो वो कहती है मैं खुद गाँव जाके खुद पता करूंगी, और वो सारी चीजें पता करने निकल जाती है तो ऑफिस तक भी पहुंचती है। तो देखा जाए तो कुछ भी गिवन पे ना करके उसका जो है, मैं इस बात को फिर से पॉइंट करूंगी कि उपासना जी ने कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया कि जो आज तक देते थे कि स्त्रियों की गहनों की जो ललक है उसको बहुत भत्सना करने के लिए यूज किया है। लेकिन अगर आपने स्त्रियों से सारी चीजें छीन ली हैं तो उसके जिंदा रहने के जो 1-2 कारण है वो भी कहीं से सुराख करके कहीं और निकल लेंगे। कम से कम जिंदा रहने का कोई कारण तो है, वरना उसको पैसे बचाने किसके लिए होते हैं। जिस औरत को घर से बाहर ही नहीं निकलना उसके लिए पैसे बचाने की नौबत आएगी ही क्यों। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो महादेवी वर्मा कहती है कि स्त्री के दुख का अनुमान आप कर सकते हो, उसकी ताकत का नहीं। इसीलिए प्रेमचंद की जेवर की जो ललक स्त्री की उनसे गबन करवाती है, और ये सरकार जो इतना बड़ा गबन कर रही है भ्रष्टाचार के रूप में उसको पकड़ाती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो गांव से पहली बार बाहर निकलती है, एक तो पैरों की यात्रा, दूसरा 100% अयात्रा, यानी कि जो आपके मूल्य हैं उसमें बिल्कुल अडिग, चट्टान की तरह अडिग रहने। वो जो यात्रा है ये पूरी की पूरी मूल्य व्यवस्था को बदल देती है। वो कह रही है कि तुम इतना सा मुझे 2 रुपए में बता रहे हो, ये बता रहे हो, नहीं, इतने लोग इतने दिन से लगे हुए थे, मुर्गा खाना छोड़ दिया, सब कर छोड़ दिया है उसने, ये ऐसा नहीं हो सकता इतने रुपए में, मैं खुद पता करूंगी। तो ये जो मूल्य है, चीजों की कीमत का कांटा सही कीमत पे, और जो मूल्य है मतलब मूल्य व्यवस्था वाला मूल्य और चीजों की कॉस्टिंग वाला मूल्य, दोनों के कांटे सही जगह पे लाके खड़ा कर देती है। और फिर इसमें मुझे लगता है कि जो पूरा वो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी होता क्या है कि हर चीज क्या बोलते हैं वो टकासेर में मिल जाए, है ना। तो यहाँ अभी तक तो यही हो रहा था, सारी चीजें टकासेर मिल रही थी। लेकिन जब इसने कीमतों पे का पीछा किया है तो वहां से एक चीज ये पता चलती है कि भाई मतलब अंधेर नगरी का जो चौपट राजा है, पहले अंधेर नगरी फुस होती है, बाद में चौपट राजा में जब ये इसको 30 रुपए में और वो अंग्रेजों के साथ के कोई तारतम्य नहीं बिठा पा रही है, तो बाद में कहती है अब समझ में आया कि अंग्रेज कहते कुछ है करते कुछ है।
तो इसके दिमाग में एक शंका का बीज पड़ गया, जो उस समय एक बहुत उन्नत सभ्यता कह के जो हमें सभ्य बनाने आए थे नेटिव्स को, वहां भी इसके लिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक अपनी ईमानदारी की सुई लेके इसने जो इतने सारे राष्ट्रवाद के अपने औपनिवेशिक ताकतों के इसके सारे गुब्बारे फुस कर दिए हैं। और आज भी अगर कोई इतनी अधिक ईमानदारी लेके निकलेगा तो मुझे लगता है इवन वो भी जंजाल जो लोग कहते हैं कि क्राफ्ट नहीं है, ये नहीं है, सारी बातें सब तक पहुंच रही हैं। इसमें रशीद जहां की कहानी में ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी नई बात कह दूंगी, क्योंकि वो कहानी आपके पास ऐसे पारदर्शी जल की मूल्यवत्ता की जो बात है कि आप कथनी और करनी में फर्क नहीं कर सकते। और अगर हम इसको स्त्री को छोड़ के सिर्फ मिर्जा हसन की एक चीज को लेते चले जाएं, तो अगर पुरुष साथी कोई ऐसे मिलेंगे जो हर चीज को, और मैं ये बात बहुत पहले बार कह चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि देखा जाए तो पत्नी से पति की प्रेमचंद की कहानी और ये कहानी में भी कि कई बार हम व्यवहारिक तकाजों की वजह से, पति तो उसके ऑफिसर के अधीन है इसलिए उसका ध्यान बहुत जगह नहीं जा सकता, पर क्योंकि पत्नी अधीन नहीं है उसका ध्यान जाता है। लेकिन उसने इतनी सारी पीने खोज खोज के पति का शुरू से ऐसा कंडीशनिंग कर दी है कि उसको पता है, वो मतलब एक उस तरह की जो नैतिक चेतना का दर्पण रात दिन तुम्हारी आंखों के सामने है, जिसको वो अपना चेहरा देखता है, तो उसके लिए ईमानदारी वगैरह सारी चीजों की वो बदल जाती है। और फिर इसमें वो मतलब एक तरह से बोल देता है कि वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी, वो इससे माफी नहीं मांगेगी और साफिया अपने पति से नहीं मांगेगी। तो पितृसत्ता में भी गुब्बारा फूस है, सरकार का भी फूस है इसमें हर तरह से। और एक बात ये कि जब वो ये कहती है, तो संकेत ही मिलता है, नौकरी छोड़ देगा वो माफी नहीं मांगेगा। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, अंग्रेज सत्ता भी, और ये भी तो पितृसत्ता से ऊपर मूल्य रख रही है कि मैं घर से छोड़ दूंगी पर माफी नहीं मांगूंगी। तो एक जना भी जब अपनी पूरी नैतिक ताकत से खड़ा होता है, तो जैसा इब्सन कहते हैं कि अगर आप अकेले हो तब तो आपको और भी अधिक जोर से और अपनी सच्चाई पे अटल रहना चाहिए, उसकी ताकत दिखती है। और एक चीज जो लोग कह देते हैं कई बार आजकल, जो मायने खाली होते जा रहे हैं वर्तमान में, तो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था, मैं ईमानदारी या कोई भी चीज ये था। यहाँ पे रशीद जहाँ एक शब्द और एक चीज की आंख से आंख मिला के कहती है कि अगर कोई चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उसे उच्चरित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो फिर आप उसकी पूरी तह में जाइए, चाहे वो हिंदू और मुसलमान का मामला है, चाहे मलेरिया का। ये क्या, वो बोलती है कि दंगे रुक गए थे पिछले, उसने कहा ये क्या रुकना होता है कि 6 महीने के लिए रुक के फिर से हो गए। अब मेरे बच्चे को मैंने मलेरिया की पूरी जड़ तक मैं पहुंच गई हूँ, अब कोई करके दिखाए। तो मैं सोचती हूँ कि वो तह में जाने की जो बात है, उस तह में जाए बिना जब कोई कहता है हमें समझ नहीं आता, हमने पढ़ा नहीं या हमें नहीं पता, तो बेसिकली ये है कि आप तह में जाते नहीं हो, और ये तह में जाना ही नहीं है, बेसिकली आपको वो करना नहीं है। ये कहानी ये भी बताती है कि आप तह में सिर्फ इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि आपको बदलाव नहीं चाहिए, मतलब आप उस मूल्य की आपके लिए रक्षा की कोई कीमत नहीं है। तो इस तरह से कहानी हमें हमसे भी बहुत आत्म साक्षात्कार कराती है, और मुझे लगता है कहानी एक दर्पण है जिसमें हम आज की अन्य कहानियों को देख सकते हैं कि उनमें कितनी लफ्फाजी है और कितनी ईमानदारी है। तो इसके साथ दिल्ली के सैर में एक लाइन में जो इन्होंने इतनी बढ़िया से बात रखी, तसनीफ ने उस तरह से बातें रखनी हमें नहीं आती। इन्होंने एक लाइन में सब कह दिया कि समाज से स्त्री गायब है। हमें ये कहने में बहुत समय लगा। आप सब यहाँ पर आए और आपने, ये हमारी उजास की ओर की 11वीं कड़ी थी, जिसके बाद हम कहानियों की श्रृंखला को यहाँ विराम भी दे रहे हैं। और हमारा बहुत मन था कि आखिरी विराम बहुत अच्छे से और अच्छी कहानी के साथ हो, तो कहानी भी अच्छी थी। उपासना जी ने, तसनीफ हैदर जी ने, योगेंद्र आहूजा जी, रेखा अवस्थी, नीरा जल छेत्री और आप सभी ने इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात रख के, वास्तव में कल्पना मनोरमा जी ने इसको एक पूरा उठान दे दिया कि हमें अगली कड़ी की कहानियां खोजने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। इसे हम कभी और जारी रखेंगे, तब तक हम अपनी रचनाएं इस थीम की, चाहे वो कोई भी उपन्यास या
किस विधा से भी, जिस विधा की भी ज्यादा मिलेंगी उसकी कभी हम सीरीज शुरू करेंगे। और ये घोषणा भी मैं एक बार कर देना चाहती हूँ कि जनवरी 2026 से के हर पहले रविवार को हम उपन्यासों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं उपन्यासकार की मौजूदगी में। तो 4 जनवरी को पहला रविवार है, टाइम सेम रहता है हमारा 4 बजे। तो उसमें हम अखिलेश जी के उपन्यास निर्वासन पे चर्चा करेंगे, वो होंगे हमारे साथ उस समय। और 1 फरवरी को हम करेंगे अगम बहे दरियाओ शिव मूर्ति के उपन्यास पे, उसमें शिव मूर्ति हमारे साथ होंगे उसमें भी। तो ये हमारी 2026 की यात्रा रहेगी। और आप सबकी वजह से रितु निमरी और उनका नाम छूट गया था दरअसल अभी इस क्रम में, इन सब की वजह से जो उजास की ओर की ये कड़ी हम मेरे ख्याल से कि सफलता पूर्वक ही कहेंगे हैं, बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और आज 11वीं कड़ी में तस्वीर कदर, उपासना जी, प्रमोद बेदी, राजेंद्र जी और आप सबका मैं एक बार फिर से आभार करती हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम इतने अच्छे से ना हो पाता। और युवा पीढ़ी में हमारे साथ यशवर्धन और आश्विका 2 लोग हैं कम से कम, तो इनके भी रहने से थोड़ी सी कार्यक्रम का वो ऊर्जा आई। सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम 4 जनवरी को।